हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, जितने भी लैब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये क्लास महा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास पर अब मेरे भाई रुक जाइएगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से। जिन लोगों का एमसीआरई का पेपर है और जिन लोगों का पीजीआई का फॉर्म भर रखा है, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, चाहे वो आपका आरआरबी में आप फॉर्म भर रहे हो, चाहे मेरे भाई अभी हरियाणा में जो वैकेंसी आने वाली हो, चाहे आप उसकी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये क्लास महा इंपॉर्टेंट है। एमसीआरई जिनका 26 का पेपर है उनके लिए एकदम रिवीजन टाइप हमने कोशिश की है कि सारा को सारा आपका लैब टेक्नीशियन इसी क्लास में कवर करा दिया जाए। तो यहाँ पर पहले ही आपको दिखा देते हैं कि कुछ क्लास आपकी इस तरीके से रहेगी। यहाँ पर देखोगे कि 160-65 पेज की ये कुछ आपकी पीडीएफ रहने वाली है, जिसमें आप देखो ऐसे डायग्रामेटिक कलर के साथ में बहुत ही मेहनत के साथ में यहाँ पर चीजों पर काम किया गया है। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है, समझाया गया है कि ताकि आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएं और एग्जाम के टाइम पर आप बेहतरीन प्रदर्शन करके आए। तो ये क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको टिक्स और टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरी चीज ये रहने वाली है कि इसकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे। एमसीआरई के लिए जो हमारी मैराथन नॉन टेक्निकल की मैथ और रीजनिंग की हो चुकी है, बहुत बेहतरीन आप लोगों ने शानदार और प्यार दिखाया है। लैब टेक्नीशियन वाली क्लास पर हमें पता है कि आप लोग वैसे भी प्यार बरसाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही शानदार क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा किडनी से। देखो, लूप ऑफ हेनले रीनल आर्टरी किडनी से दिया गया और उसके सामने आपको मैच करना है। पूरा का पूरा किडनी यहाँ से आपका जो है कवर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए मैच वाले जब भी क्वेश्चन आए उनको मिलान करने के तरीके होते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम उसको मैच करेंगे जो हमको 100% आता है। सबसे पहले देखिएगा आपके सामने क्या लिखा हुआ है। देखो मेरे भाई, क्लास की शुरुआत मैंने कर दी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका काम है, ये कर देंगे। हम आपके लिए मेहनत किए हैं, 3 दिन लगातार इसमें लगा हुआ है पूरी की पीपीटी और स्लाइड बनाने में। आपका थोड़ा सा समय लगेगा लाइक कमेंट शेयर करने में। अपने यार भाई बहन दोस्त को जरूर भेजिएगा। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले मेरे भाई क्या करता है, कंसंट्रेशन कराता है किसका, यूरिन का। देखो कहां पर है, कैरी ब्लड टू द किडनी है, मेंटेन करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यानी ए का कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं 100% श्योर हो गया हूं। ए का 5, ए का 5, ये है ए का 1, ये नहीं होगा। फिर ए का 2, ये नहीं होगा। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि 3 और 4 ऑप्शन काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अब हमें पता है कि ग्लोमेरुलस, देखो ये हमें पता है कि ग्लोमेरुलस जो है किसका करता है, ये मेरे भाई फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है ग्लोमेरुलस, यानी डी का 4। तो ए बी सी डी और ई, यहां पर देखो डी का 4 है, यहां पर डी का 3 है, तो मेरे भाई ये भी कट हो गया। मैं 100% श्योर हूं ए का जो है मतलब इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको चीजों को करना है। अब आगे मिलान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो मिलान कर सकते हैं। रीनल आर्टरी आप जानते हैं, आर्टरी क्या करती है, कैरी करती है ब्लड टू द किडनी को। फिर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल की बात की गई है, जिसको कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। पीसीटी क्या करती है, वेयर ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर आता है अपना डीसीटी, डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो सबसे लास्ट में होता है। मेन एरिया जो आपका K+ हो गया, H+ हो गया, उसका सिक्रीशन। ठीक है, ये बात हो गई यहां से, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलिए, आगे चलने से पहले आपको बता दें मेरे भाई, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए लैब टेक्नीशियन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ये आपका पहली बार है या फिर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है, डिटेल में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में आपको ये हमारा बैच मिल जाएगा। उसके अंदर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी, क्लास नोट्स पीडीएफ आपको दिए जाएंगे जिनको आप डाउनलोड करके मेरे भाई प्रिंट कर पाओगे, कोई नहीं देता है। 100+ आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। उसके अलावा आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। आप जानते हैं कि जैसे एमसीआरई हो गया, आरआरबी हो गया, इन सभी में नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है, यानी मैथ रीजनिंग जीएस भी 30 नंबर की पूछी जाती है, वो सभी इस बैच में करा देंगे। प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। 1 लाख से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना। ठीक है, इस फीस की प्राइस जो है बहुत ही कम रखी है। अदर जगह आपको 5-6 हजार में बैच मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मेरे भाई इतना कम फीस में इतना क्वालिटी कंटेंट जो हम आपको देंगे वो कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन पर आओ, भटकते नहीं है। लिखा है द ग्रुप ऑफ यूचिवेरिया ब्रोंकप्टाई, जो यूचिवेरिया ब्रोंकप्टाई ग्रुप के लोग हैं, विच काजेज, वो क्या काज करते हैं, फाइलरेसिस, क्या करते हैं, फाइलरेसिस काज करते हैं। पूछा गया है कि इन ह्यूमन बीइंग इज, ये प्रोटोजोआ होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है या हेलमेंथ होता है, ये आपको बताना है कि ये बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है या फिर हेलमेंथ है। ठीक,
अब देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग यहाँ पर दिए गए हैं, मलेरिया आपका हो गया, काला आजार हो गया। बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं वो जैसे टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, ये बैक्टीरिया से काज होते हैं। वायरस की बात करोगे तो जैसे एचआईवी है, कॉमन कोल्ड है, मम्स है, ये वायरस से होने वाले लोग हैं। हेलिमंथ, हेलिमेंथ की जब बात आप करेंगे कि हेलिमेंथ से एलिफेंटियासिस होता है, स्केरेसिस और फाइलेरेसिस। आपने देखा है कि ये फाइलेरेसिस हो रखा है, यानी इसको हाथी पाव बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर अकुमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का और इस तरीके का दिखता है, जिसका कारण क्या है, इसका कारण हेलिमेंथ है। ठीक है, वुचिवेरिया जो ब्रोंकाप्टाई हैं ये काज क्या करते हैं, ये फाइलेरेसिस काज करते हैं और फाइलेरेसिस को एक नाम और देते हैं एलिफेंटियासिस। वुचिवेरिया ब्रोंकाप्टाई का जो ट्रांसमिट कौन कराता है इसका इन्फेक्शन, ये बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। किसकी वजह से होता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, वुचिवेरिया ब्रोंकाप्टाई व्हिच काजेस फाइलेरेसिस इन ह्यूमन बीइंग, इसको कौन करते हैं, हेलिमंथ काज करते हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक, आगे चलिए। लिखा है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है आपको बतानी है, ट्रोपोजॉइट, स्पेरोजॉइट, मीरोजॉइट, अमीबॉइड, ये चार दी गई हैं, ट्रोपो, स्पेरो, मीरो और अमीबॉइड। देखो प्लाज्मोडियम जो होता है, ठीक, जो प्लाज्मोडियम है, फीमेल जो हमारी एनाफ्लीज होती है उसके काटने से क्या होता है, जो ये है ब्लड में, हमारे ब्लड में स्पोरोजॉइट छोड़ देती है, ब्लड के बाद ये स्पोरोजॉइट हमारे लीवर में पहुंचते हैं, वहां पर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लीवर सेल में, लीवर के बाद में ये हमारी आरबीसी में पहुंचते हैं, आरबीसी में भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन उसके बाद क्या होती है, मॉस्किटो जो है फिर से जब बाइट करता है तो इनको क्या लेता है, ले लेता है अपने अंदर, वो इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन से स्लाइवा में उसकी पहुंचते हैं और स्लाइवा से फिर क्या होता है, ये किसी पर्सन को काट लेती है। यानी जो हमारे अंदर ये रिलीज कर रही है, छोड़ रही है, वो क्या होते हैं, वो स्पेरोजॉइट होते हैं। क्या होते हैं, स्पेरोजॉइट होते हैं। तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी हो गई, आप प्लाज्मोडियम, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्पेरोजॉइट। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन से हैं, इनेट इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक तो जो हमें जन्मजात यानी माता पिता से मिली होती है उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, ठीक, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको हम लोग अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। जैसे मैंने आपको इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि जब आप पैदा होते हैं, जैसे आपके बाप दादा की जो जमीन है वो आपकी विरासत है, धरोहर है, तो वो आपने कमाई नहीं है, वो आपको विरासत में मिली है, इसी को बोलते हैं इनेट। और जिसको आप खरीदते हैं, आप अपने पैसे लेते हैं, इसको कहते हैं कि मैंने इसका अर्जन किया है, इसको मैंने एक्वायर्ड किया है। ठीक है, तो ये चीज होती है। आइए अब लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। इसके अंतर्गत हम लोग जब चलेंगे तो बात करते हैं, एक तो होता है फिजिकल बैरियर। ठीक, भगवान ने हमारे अंदर ये जो इम्यूनिटी है, भगवान ने हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस से सुरक्षा करने के लिए स्किन बनाई हुई है। इस स्किन को कोई भी बैक्टीरिया भेद नहीं सकता जब तक कि ये कटी पिटी ना हो। ठीक है, ये क्योंकि वो जानते थे कि आप कपड़े उतार कर घूमेंगे, तो उसके लिए उन्होंने सुरक्षा कवच डाल दिया। तो सबसे पहला सुरक्षा कवच उन्होंने क्या डाला, स्किन डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में जो भी म्यूकस की लाइनिंग है, जैसे ये ओपन खुला है, छेद है, तो इसमें क्या किया उन्होंने, म्यूकस की लाइनिंग डाल दी। तो ये जो भी म्यूकस की लाइन हो गई और जो स्किन है ये हमारी फिजिकल बैरियर है। ठीक, ये फिजिकल बैरियर है। दूसरे क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। अब हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल बैरियर किसको कहेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर उनको कहेंगे जो भी सिक्रीशन है। सिक्रीशन कैसे हैं, जैसे ये हमारी स्लाइवा हो गई, जो हमारे टीयर हो गए, ठीक, और लाइसोजाइम आप जानते हैं उसमें पाया जाता है। ये सब कैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर है, किसको रोकने के, बैक्टीरिया वायरस को रोकने के लिए। उसके बाद में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जब आप आओगे तो वहां पर जो भी आपके माइक्रोफेजेज हो गए, सेलुलर डिफेंस में जो सेल्स वाले आ गए, वो चीजें हो गई, साइटोकाइन हो गया। उसके अलावा जो आपके जो है फीवर आता है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन होता है, ये सब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। फिर आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आप जानते हैं ये स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। इसमें बी और टी लिम्फोसाइट काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, बी और टी लिम्फोसाइट काम करती है। ये मेमोरी बेस होता है। जैसे जब हमको पहली बार इन्फेक्शन होता है तो ये नहीं कि कोई आया पहली बार में हमको मार के चला गया, हम मार नहीं पाए। अब की बार क्या है, हमने व्यवस्था कर रखी है, 4 लोगों को बिठा के रखा और हम मजबूत बैठे हुए हैं कि जैसे ही फलाने आएंगे और उन पर हम टूट पड़ेंगे, बरस पड़ेंगे। तो एक बार जब इन्फेक्शन हो गया तो ये जो होती हैं याद रख लेती हैं, मेमोरी बेस्ड होती हैं, और जैसे ही दोबारा इन्फेक्शन होता है ये धड़ाधड़ एंटीबॉडी निकाल देती हैं। आप जानते हैं वैक्सीनेशन भी मेमोरी बेस्ड होता है। उसके बाद जो एंटी टिटेनस और एंटी स्नेक बाइट है, ये कैसी इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है। कैसी इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। और अभी आप देखेंगे कि बरसात का सीजन चल रहा है, इस समय बहुत ज्यादा बाइट केसेस आए हुए हैं, स्नेक बाइट के आते हैं हर साल, आप जानते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो जंगल इन सभी जगह से क्या है अपने
सांप बाहर निकल रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा एक केस आपने सुना होगा कि कन्नौज में 76 वायल देकर एक बच्चे को बचाया गया है। ठीक है, तो यही जो एंटीवेनम जो आपका स्नेक बाइट ये जो होता है ये पैसिव इम्यूनिटी पर काम करता है। ठीक, अब क्वेश्चन पर आओ, पूछा गया था फिजियोलॉजिकल बैरियर। जहां पर फिजियोलॉजिकल दिख जाए यानी यहां पर सिक्रीशन की बात की जाएगी, किसकी, सिक्रीशन की। अब इस यहां पर देख लो कि सिक्रीशन कौन कर रहे हैं। सिक्रीशन देखो, स्किन है नहीं मेरे भाई, टीयर, हाँ सिक्रीशन है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। माइक्रोफेजेस तो सेलुलर में पहुंच जाएगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाएगा। फिर देखो क्या है, हाँ केमिकल रिलीज ड्यू टू द एलर्जी। अगर एलर्जी हो गई है तो कौन सा केमिकल निकलेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सेल रिस्पॉन्स करेंगी। यहां पर आप जानते हैं आईजीई हमारी रिस्पॉन्स करेंगी। ठीक, आईजीई इम्यूनोग्लोबिन ई रिस्पॉन्स करेंगी। आइए देखिए, जो हमारी मास्ट सेल होती है, ठीक, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है और मोस्ट फेवरेट ये क्वेश्चन जो है ये नीट में बहुत बार पूछा गया, आपके एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है हिस्टामिन से रिलेटेड। तो जो हमारी मास्ट सेल होती है ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों रिलीज करती हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स में। हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों रिलीज करती हैं। और ये क्वेश्चन शायद 2000 यही आपका 23 में आपके जो एग्जाम होते हैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम, सेकंड ईयर के एग्जाम, डिप्लोमा, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, बोथ ए एंड बी, हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो है दोनों रिलीज होते हैं ड्यू टू द केमिकल रिलीज। ठीक है, टी लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट होती है वो ओरिजिनेट होती है कहां से, वो कहां से ओरिजिनेट होती है आपको बताना है। ठीक है, पहला लिखा हुआ है बोन मैरो से, स्टमक से, थाइमस से या फिर लीवर से। जो हमारी लिम्फोसाइट होती हैं चाहे बी हो चाहे वो टी हो, ये सारी की सारी ओरिजिनेट होती हैं किससे, बोन मैरो से। बी लिम्फोसाइट भी और टी लिम्फोसाइट भी। लेकिन जो हमारी टी लिम्फोसाइट होती हैं इनका मैचुरेशन यानी इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ होती है, ये जो हमारी थाइमस ग्लैंड है, ये जो हमारी थाइमस ग्लैंड है यहाँ पर होती है। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट होती हैं उनका चाहे प्रोडक्शन हो चाहे मैचुरेशन है वो दोनों के दोनों कहाँ होते हैं, बोन मैरो में ही होते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखना, थाइमस जो है, थाइमस, ठीक, थाइमस में किसका मैचुरेशन होता है, टी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट थाइमस, ऐसे याद रखोगे, टी और टी। टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहां होता है, बनती बोन मैरो में है, मैचुरेशन कहां होता है, थाइमस में। ऐसे याद रखिएगा कि कभी आपने देखा ये चीजें सुनी भी होंगी कि वो क्या होते हैं, बच्चे जो हैं अपने जैसे ननिहाल में रहकर, नानी के यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। पैदा तो अपने दादी और बाबा के यहाँ हुए हैं, लेकिन क्या हुआ है, पढ़ने के लिए कहां पर आ गए हैं, अपनी नानी के यहाँ आ गए हैं। तो मैचुरेशन कहां हो रहा है, बन कहां रहे हैं, बोन मैरो में, लेकिन मैचुरेशन कहां हो रहा है, थाइमस में हो रहा है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट 50%, कौन 50% बनाता है लिम्फोइड टिश्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है ना पूछा जाए लेकिन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि 50% लिम्फोइड टिश्यू कौन बनाता है। ए ऑप्शन है बोन मैरो, दूसरा है थाइमस, तीसरा है माल्ट और चौथा है लिम्फ नोड। कई सारे बच्चे डी ऑप्शन लगा के चले जाते हैं और गलत हो जाता है। आइए समझिए, लिम्फोइड टिश्यू की बात करें तो प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन जो होते हैं वो होते हैं बोन मैरो और थाइमस। ठीक, दो होते हैं बोन मैरो और थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन की जब आप बात करेंगे तो पहला आता है स्प्लीन, दूसरा आता है लिम्फ नोड और तीसरा कौन सा आता है, माल्ट आता है। माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जहां जहां पर ये म्यूकोसा पाई जाती है, जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, जो भी हमारे म्यूकोसा जहां जहां पर पाई जा रही है उसमें अगर एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है उसको माल्ट बोल देते हैं। और ये 50%, कितना, 50% बनाते हैं। ठीक है, 50% बनाते हैं किसका, लिम्फोइड टिश्यू का 50% बनाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, आइए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एचआईवी। कौन जो है प्रेजेंट होता है एचआईवी में, आपको बताना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इंटीग्रेज या ऑल ऑफ दीज। आइए, आरएनए एचआईवी में कौन कौन सा प्रेजेंट होता है बताओ। देखो एचआईवी में ये आपको देख रहा है, ये क्या है, ये मेरे भाई डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक, पहली चीज। दूसरा ये आपको दिख रही है प्रोटीन टाइप की, इसको बोलते हैं इंटीग्रेज, इसको क्या बोलता है, इंटीग्रेज। और यहाँ पर ये देखो क्या लगा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या लगा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा हुआ है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आप जानते हैं कि आरएनए से डीएनए को बनाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहां पर आओ, इंटीग्रेज, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये तीनों पाए जाते हैं किसमें, एचआईवी में। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरेटेड बाय एलर्जेंस। एलर्जन से कौन सी डिजीज जनरेट होती है आपको बताना है। स्किन कैंसर, ठीक है, हे फीवर, एंटेरिक फीवर, ग्वाइटर। अब देखो एलर्जन से पूछ रहा है, आप जानते हैं इसमें क्या है, आईजीई आपकी
रिस्पॉन्सिबल होंगी एलर्जी के लिए। अब स्किन कैंसर तो हो नहीं सकता, इंटेरिक फीवर आप जानते हैं टाइफाइड में होता है, ग्वाइटर आप घेंगा रोग बोलते हैं, एलर्जी से हो जाता है, ठीक। अरे यार कैसी बातें करते हो, बेसिक सी बात। अब तो आंसर निकल ही आया था, लेकिन समझ लो इंटेरिक फीवर आप जानते हैं इसमें इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो सकता है, ठीक, फीवर आता है। ग्वाइटर आप जान रहे हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। और हे फीवर एलर्जी से होता है, किसकी वजह से? पॉलन ग्रेन, जो आपके फूल होते हैं, फूल में पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, ठीक। पुंकेसर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वजह से, ये फूल है, उनकी वजह से जिसको एलर्जी होती है उससे फीवर आ जाता है, उसको हे फीवर बोलते हैं, ठीक है। आइए, लिखा है ड्यूरिंग एचआईवी इन्फेक्शन, ठीक है, एचआईवी इन्फेक्शन के दौरान विच ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन इन्वेलप ऑफ वायरस। ऐसे क्वेश्चन एम्स बहुत पसंद करता है। विच हेल्प इन अटैचिंग CD4 रिसेप्टर ऑन द सेल्स, ठीक। अब पूछ रहा है कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एचआईवी पर। देखो मेरे भाई सुनो, क्या होता है, ये जैसे हमारी सेल हो गई, ये हमारी क्या है? सेल है, और ये क्या है? एचआईवी है, ठीक। ये क्या है? ये एचआईवी है। एचआईवी पर क्या होता है? एचआईवी पर जैसे ये है GP120, इस तरीके से नहीं, ऐसे बना दें, ये क्या है? एचआईवी पर प्रेजेंट होती है GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, और जो सेल होती है, जो ये सेल है, इस पर प्रेजेंट है CD4 रिसेप्टर, ठीक। जब इन दोनों का क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी ना, तभी तो ये एंट्री कर पाएगा। जैसे आप जानते नहीं है, आप अपने घर के हैं, दरवाजे पर हैं, कोई आया हुआ है, अगर आप जानते नहीं है, ठीक, अगर आप जानते नहीं है, पहले उससे वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, हाँ मेरे भाई कौन हो, कहां से आए हो, क्या है, अब आइए अंदर। तो ऐसे ही वार्ता होती है, बातचीत होती है CD4 और GP120 के बीच में। तो जो GP120 होता है, जो GP120 होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन किसकी होती है? किसके ऊपर? एचआईवी के ऊपर प्रेजेंट होती है, और जो CD4 रिसेप्टर होते हैं सेल्स पर पाए जाते हैं, उनके बीच में होती है, तभी क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, ठीक। यहां से बात हो गई। अब पूछा गया सार्कोमा इज ए कैंसर ऑफ, सार्कोमा किसका कैंसर होता है? साइटोलॉजी की अगर मेरे भाई आपने क्लास की होगी, वहां पर हमने सार्कोमा, लाइपोमा, कार्सिनोमा, कार्सिनोजन सब कुछ बताया है, ठीक है। सुनो, सार्कोमा इज ए कैंसर ऑफ, सार्कोमा किसका कैंसर होता है? एपिथेलियल टिश्यू का होता है, मेजोडर्मल टिश्यू का होता है, ब्लड का होता है, या फिर इंडोडर्मल टिश्यू का होता है, ठीक। अब देखो, जो हमारा इंडोडर्मल टिश्यू और एक्टोडर्मल टिश्यू होता है, उनसे जो भी, उनमें जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। क्या बोलते हैं? उसको कार्सिनोमा बोला जाता है। और 85% आप जो कैंसर देखेंगे वो कार्सिनोमा टाइप का होगा, मतलब वो जो है या फिर इंडोडर्मल में प्रेजेंट होगा या फिर एक्टोडर्मल में टिश्यू में प्रेजेंट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेजोडर्मल टिश्यू में कैंसर प्रेजेंट कैंसर हो गया है, उसको बोलते हैं सार्कोमा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है सार्कोमा। और मेजोडर्मल टिश्यू आप जानते हैं, मेजोडर्मली ड्राइव्ड कौन है? ब्लड है। मेजोडर्मली ड्राइव्ड कौन है? बोन है। अगर इनमें कैंसर हो जा रहा है तो उसको कहेंगे सार्कोमा। और कैंसर की आप बात जानते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर, ठीक। आप जानते हैं कि सेल के अंदर सब कुछ कंट्रोल्ड होती हैं चीजें, जो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, अगर ये चीज अनकंट्रोल हो जाएगी, इसी को क्या कहेंगे? कैंसर बोला जाएगा। यहां से मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा? मेजोडर्मल टिश्यू। सार्कोमा इज ए कैंसर ऑफ मेजोडर्मल टिश्यू। आइए, इन मेलिंगेंट ट्यूमर, ठीक है, लिखा है कि कोई मेलिंगेंट ट्यूमर है, द सेल पोलिफ्रेट करती है, ग्रो करती है बहुत तेजी से, एंड मूव अदर पार्ट टू द बॉडी, और अदर पार्ट, बॉडी के अदर पार्ट में मूव कर जाती है फ्रॉम न्यू ट्यूमर, और क्या करती है? एक नया ट्यूमर बना लेती है। दिस स्टेज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, भाई मेरे साइटोलॉजी में जहां पर ये कैंसर डिस्कस किया है, हमने कहा था कि रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, वहां पर हमने इस चीज को एक लाइन में एक्सप्लेन किया था, और इतना बड़ा तरीके से पूछ दिया गया, लग रहा कि बहुत हैवी क्वेश्चन आ गया, नहीं बता पाएंगे, लेकिन समझिएगा। लिखा है मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस, मेटामॉर्फोसिस, माइटोसिस। देखो, मेटाजेनेसिस क्या होता है? ये जब आप किंगडम और फाइलम शुरुआत पढ़ेंगे कि कैसे जीव की उत्पत्ति होती है, एक जीव डायमॉर्फिक फॉर्म में रहता है, इस तरीके की चीजें, मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया होता है, ठीक। दूसरा आप देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस किसको कहते हैं? मेरे भाई मेटामॉर्फोसिस इसको बोला जाता है रूपांतरण को, ठीक ठीक। क्या है? जैसे कि ये अंडा है, अंडा के बाद में लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद में आप देख रहे हैं खूबसूरत सी तितली बन जाती है, तो ये इसके रूप में परिवर्तन हुआ है, ठीक, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब क्या है? लास्ट ऑप्शन था माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? सेल डिवीजन है एक प्रकार का। माइटोसिस इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन इसको कहते हैं, मतलब
एक सेल डिवाइड होकर किसमें, 2 सेल में बदल जाती है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको माइटोसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस उसको कहते हैं, मेलिंगेंसी जिसको कह रहे थे कि अगर कहीं पर ट्यूमर है वो फैलने लग रहा है, अगर कहीं कैंसर है कहीं और जाकर फैलने लग रहा है, कहीं नए जगह कैंसर को फॉर्म कर ले रहा है, इस स्टेज को मेटास्टेसिस बोलते थे। बहुत ही खतरनाक था और यही पूछा गया है कि एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेटास्टेसिस कहेंगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताओ मेरे भाई चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। बायोकेमिस्ट्री अभी आएगी और मजा आएगा, बायोटेक्नोलॉजी आएगी और भी मजा आएगा, बस सुनते चले जाइएगा, मजा आती जाएगी। और इसको अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे जहां चाहे वहां शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन चीजों को बढ़ाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। देखो मेरे भाई, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा सुकून मिलता है। आप देखेंगे जो एमसीआरई की मैथ और रीजनिंग की मैराथन हुई है, रीजनिंग की 2 दिन पहले हुई है, 8000 लोगों ने देखा और इतना शानदार उस पर जो है आप लोगों का रिस्पांस है, इतना बेहतरीन, क्योंकि कोई नहीं करा था। मैंने आपसे कहा था कि ये जो चैनल है मनीष भाई पटेल, ये आपको एक बेहतर चीजें प्रोवाइड करेगा, और आज भाई हम उसी चीज पर कायम है। चाहे राजस्थान एनएचएम का पेपर आया था, मैंने क्लासेस को करवाया था, बेहतरीन रिस्पॉन्स था, और आज एमसीआरई का पेपर है, ठीक है, आने वाला है। मतलब मैंने जैसा कि आपको कहा था कि कहीं पर भी आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन नहीं मिलता होगा। 2 क्लासेस करवा दी नॉन टेक्निकल की, मैथ और रीजनिंग की, मैथ की भी करवा दी, 2 दिन में 3000 से भी अधिक लोगों ने देखा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग उसको कर रहे हैं। उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी, नोटिफिकेशन वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिलती रहती हैं। तो हम अपना 100% आपको देंगे, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट, कौन सी टेक्निक सेफेस्ट होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर के डिटेक्शन में कौन सी टेक्निक सेफेस्ट होती है आपको बताना है। ए है एक्सरे यानी रेडियोग्राफी, दूसरी है कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन होती है, तीसरा है हिस्टोपैथोलॉजिकल, चौथा है एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंसिंग इमेजिंग, ठीक। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, हो सकता है कहीं मूड सनक जाए, फुल फॉर्म पूछ दे, ठीक। अब देखो पहला लिखा हुआ एक्सरे, मेरे भाई आपको पता है कि एक्सरे से क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, और डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो यानी कैंसर का कारण बन सकता है। ए ऑप्शन किसी भी हाल में नहीं होगा, ठीक। हम किस लिए क्या पूछ रहे हैं, सेफेस्ट पूछ रहे हैं, सेफेस्ट पूछ रहे हैं ना। फिर लिखा हुआ है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन में हम लोग 3D इमेज बनाते हैं, लेकिन वहां पर भी हम लोग एक्सरे यूज करते हैं। यहां पर भी क्या होता है, एक्सरे ही यूज किया जाता है, 3D हम लोग इमेज लेते हैं, ये भी नहीं यूज करेंगे। फिर आता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी नहीं करेंगे। जैसे कहीं पर कोई गांठ थी, मेलिंगेंसी थी, आपने क्या किया, बायोप्सी किया, मेटास्टेसिस अभी आपने पढ़ी है, मान लीजिए वो उस फेज में पहुंच गया, कहीं और जाकर कैंसर फैला दिया, तो ये भी कष्टकारी हो जाएगा, ये भी सेफेस्ट नहीं है। फिर बचता क्या है, डी ऑप्शन बचता है एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर हम लोग 3D इमेज बनाते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग होता है, ठीक। ये देखो एक्सरे है, और ये क्या है, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, ये देखो 3D इमेज यहाँ पर भी बनती है, एमआरआई में भी आप देखोगे कि 3D इमेज बनती है इस तरीके से, और ये हिस्टोलॉजी प्रोसेस चल रहा है, ठीक। आइए आगे चलिए, क्वेश्चन देखिए। आहा, क्वेश्चन आ गया आपका बायोटेक्नोलॉजी से, देखिएगा, कॉमनली यूज वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कॉमनली वेक्टर कौन प्रयोग किए जाते हैं, तो कॉमनली जो वेक्टर होते हैं वो यूज किए जाते हैं ह्यूमन जीनोम के लिए, बीएसी एंड वाईएसी। बीएसी क्या है मेरे भाई, फुल फॉर्म याद रखिए, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। वाईएसी क्या है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। मतलब जो भी यीस्ट में यूज किए जाते हैं उनको यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलते हैं, जो बैक्टीरिया में यूज किए जाते हैं उनको बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलते हैं। दोनों ही आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, और किसके लिए प्रयोग करते हैं, क्लोनिंग लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट, लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट का क्लोन बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बीएसी एंड वाईएसी, ठीक। आगे चलिए, लिखा है द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एग्रोज जेल। एग्रोज जेल पर डीएनए को सेपरेट किया जाता है, ठीक है, एग्रोज जेल पर डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं, कैन बी विजुलाइज आफ्टर स्टेनिंग विद। एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिस पर डीएनए को डाला जाता है, डीएनए में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, शायद आगे डायग्राम लगा नहीं लगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, तो वेट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वो डीएनए सीक्वेंस हो जाते हैं, लग जाते हैं। इधर क्या होगा, सबसे पहले ये बड़ा जिसका वेट मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा यहाँ होगा, उससे पतला तो छोटा 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 ऐसे लग जाएगा। तो अब इसको जब देखना रहता है एग्रोज जेल पर, तो इसके लिए स्टेनिंग की जाती है, और ये स्टेनिंग होती है इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड करते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन लिखा है हिंद सेकेंड ऑलवेज,
हिंद सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल। इस क्वेश्चन को बायोटेक्नोलॉजी की मैंने एक क्लास कराई हुई है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना कि बायोटेक्नोलॉजी की लिंक मिल जाएगी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल आपको डाल देना, आपको एक क्लास मिल जाएगी 1 घंटे के आसपास की। उसमें शायद 50-40 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार कोशिश की है बेहतरीन आपको चीजों को समझाने की। ठीक, अगर जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। ठीक, हिंद सेकंड क्या है कि ऑलवेज क्या करता है, कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल को। यहां से ये बात ध्यान रखना, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किस पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करता है। और रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ, कितने बेस पेयर होते हैं, जैसे मैंने आपको क्या कहा, जहां कहीं पर उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखेगा, पैलिंड्रोमिक गार्ड टीसी, कैसा गार्ड टीसी, इस तरीके से गार्ड टीसी टाइप का उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखेगा, तो ये हिंद सेकंड क्या करेगा, उसको काट देगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कहीं पर कनक लिखा है, कहीं पर नवजीवन लिखा है। ठीक, अब इसको इधर से इधर पढ़ो, कनक को इधर से इधर पढ़ रहे हो तब भी कनक, और इधर से पढ़ रहे हो इधर की और तब भी कनक, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, पैलिंड्रोमिक बोलेंगे। छोटी क्लास में खूब किया है। नवजीवन आप इधर से पढ़िए, नवजीवन, आप इधर से भी पढ़िए नवजीवन, नवजीवन एक जैसा आ रहा है। ठीक, तो इसमें जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, 6 बेस पेयर का जहां पर उसको दिखता है वो काट देता है, ऐसा सीक्वेंस। ठीक, हिंद सेकेंड। आगे चलिए, हिंद सेकेंड एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, ये क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है। ठीक, आइए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए प्रोसेस हो रहा है, आइसोलेशन डीएनए का, उसमें चिल्ड एथेनॉल, अरे चिल्ड एथेनॉल ऐड की है, यानी ठंडी ठंडी बियर, ठंडी ठंडी दारू पिला दी है। किसको, किसको पिला दी गई है, डीएनए में वहां पर डाल दी गई, डीएनए को पिला दी गई है। किस लिए, किस लिए पिलाई है, प्रेसिपिटेट ऑफ डीएनए के लिए, ब्रेक ओपन द सेल टू द रिलीज डीएनए के लिए, यानी फैसिलिटेट एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फैसिलिटेट कर दे उसका एक्शन, या फिर रिमूव प्रोटीन सच एज हिस्टोन, डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसको रिमूव कर दे। चिल्ड एथेनॉल क्यों मिला रहे हैं, आप बताइए। आदमी एथेनॉल यानी दारू पी लेता है तो क्या करता है, आराम से लेट जाता है, फैल जाता है ना। ठीक, तो प्रेसिपिटेट, डीएनए के प्रेसिपिटेट के लिए जब आइसोलेशन हो रहा होता है डीएनए के, तो चिल्ड एथेनॉल इसलिए मिलाते हैं कि डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाए। ठीक है, आगे चलिए, लिखा है प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, एक्टिवेटेड हो जाती हैं व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद, किसके कांटेक्ट में आती हैं, हिपैरिन के कांटेक्ट में आती हैं, कोलेजन के, फाइब्रिनोजन के, या एंडोथेलियम के। तो मेरे भाई जो प्लेटलेट्स होती हैं जब वो कोलेजन के कांटेक्ट में आती हैं वो क्या होती हैं, वो एक्टिवेटेड हो जाती हैं। आगे अपना क्वेश्चन आ गया है, जो फिगर है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें लिखा गया है कि डीएनए सेपरेटेड आउट रिमूव्ड बाय, ठीक, किससे निकाल रहे हैं। यहां पर देखो ये डीएनए को सेपरेट कर लिया गया है, डीएनए को सेपरेट कर लिया गया है, और लेकिन ये जो देख रहे हैं डीएनए को ऐसे निकाला जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इससे कैसे निकाल रहे हैं, स्पूनिंग बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं, स्पिलिंग बोलते हैं, या स्पेलिंग बोलते हैं। मेरे भाई आपको बता दें इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पूलिंग बोलते हैं। जो डीएनए प्रेसिपिटेट हुआ है उसको जो है रिमूव कर रहे हैं बाय स्पूलिंग, इसको क्या कहते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन है इन जीन गन मेथड, एक जो है जीन गन मेथड होता है। ठीक, क्या होता है, जीन गन एक मेथड होता है जिसका प्रयोग किया जाता है इंट्रोड्यूस ए एलियन डीएनए इनटू होस्ट। देखो ये बात क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। एक बात जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, लेकिन ये चीज क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन में मैंने लिख रखी है कि जो जीन गन मेथड होता है उसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है एलियन डीएनए इनटू द होस्ट। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डैश मेटल आर यूज्ड, इसमें कौन से माइक्रो पार्टिकल यूज किए जाते हैं मेटल के, आपको बताना है। तो जीन गन जो मेथड होता है इसका प्रयोग करते हैं एलियन डीएनए को होस्ट में डालने के लिए। इसमें जो माइक्रो पार्टिकल यूज किए जाते हैं वो फिर टंगस्टन या फिर गोल्ड के बने होते हैं। ठीक, टंगस्टन या फिर गोल्ड के होते हैं। क्वेश्चन है द लास्ट पार्ट, जो लास्ट प्रोडक्ट है, लिखा है लास्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। जो ब्लड कोगुलेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ए लिखा है फाइब्रिन, दूसरा है थ्रोम्बिन, सी है थ्रोम्बोप्लास्टिन और डी है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये आपको पता ही होगा, फाइब्रिन जो होता है ये लास्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड कोगुलेशन का। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इन्वॉल्व यूज ऑफ पीसीआर। जो पीसीआर होता है, एक प्रोसेस होता है पीसीआर जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें कहा है कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है, डजंट इन्वॉल्व। पहला बताया गया है डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इन जीन। जो पीसीआर का प्रयोग करते हैं डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इन जीन, हमें अगर पता लगाना है कि जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो हम पीसीआर करेंगे, सही बात लिखी हुई है। डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, हाँ पीसीआर का प्रयोग जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए भी करते हैं।
पीसीआर का प्रयोग एचआईवी इन सस्पेक्टेड पेशेंट, अगर कोई आपको सस्पेक्टेड पेशेंट लग रहा है एचआईवी का, उसके लिए भी पीसीआर करते हैं। बात एकदम सही लिखी हुई है, ठीक है, तीनों की तीनों। फिर लिखा है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट नहीं करते हैं पीसीआर। ये तो मेरे भाई किससे होता है, ये प्रोसेस किसमें होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। किसमें होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पीसीआर की बात करो तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, इसमें डीएनए को क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं। दूसरा होता है एनिलिंग, ठीक है, यहां पर प्राइमर आके लग जाते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं एनिलिंग प्रोसेस। तीसरा होता है एलोंगेशन, जो भी हमको डिजायर्ड डीएनए है उसको बड़ा कर देना, ठीक, इसको बोलते हैं एलोंगेशन। 3 स्टेप होते हैं। आइए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने आपको बताया, यहां पर डीएनए डाला गया, ये सब वेल्स होते हैं, इनमें भर दिया जाता है और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे डीएनए पीछे तक आ जाते हैं। जो छोटे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है ये यहाँ पर आएंगे, जो बड़े रहेंगे वो चल नहीं पाएंगे, वो आगे ही रह जाएंगे। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो सेपरेशन है, आइसोलेशन है किसका, डीएनए फ्रेगमेंट का, उसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा मेरे भाई बात करें तो डीएनए जो होता है निगेटिव एंड एसिडिक होता है। अब इसको याद कैसे रखो, कभी कभी पूछ दिया जाए कि डीएनए की प्रॉपर्टी क्या है, तो डीएनए में ही छप छुपा है। एन से क्या हो जाएगा, डीएनए, एन से कैसा होता है, डीएनए पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ए से याद रखोगे ये क्या होता है, डीएनए एसिडिक होता है। बोलो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी बातें मगर मोटी बातें। पूछ दिया, 4 नंबर फ्री के हैं आपके, 4 नंबर फ्री के हैं, ठीक। आगे आइए, और आप जानते हैं जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ये आप मत सोचिएगा कि 70 क्वेश्चन 70 के 70 कठिन आ जाएंगे। 50 से 60 क्वेश्चन एकदम एवरेज रहेंगे, बेसिक रहेंगे, और फिर आपके आते हैं 10 क्वेश्चन जो मॉडरेट रहेंगे। 5 क्वेश्चन आपके जो है, ठीक, 5 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं वो आपके बेसिक मॉडरेट का मिक्स रहेंगे, और 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हो सकता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, उन पर हम लोग फोकस भी नहीं करते हैं, ठीक। आगे चलिए, क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर एज पेंटामरिक स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि कोई एग्जाम छोड़ता ही नहीं है, पूछा ही जाता है। लिखा है कि कौन सी एंटीबॉडी जो है पेंटामरिक स्ट्रक्चर की होती है, IgA होती है, IgG होती है, IgE होती है, या फिर IgM होती है, आपको बताना है। आओ देखो, हमारी 5 प्रकार की एंटीबॉडी हमारे अंदर इम्यूनोग्लोबिन होती है, एंटीबॉडी जिसको कहते हैं। इनको याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई है, गेम डी, गेम बजा देंगे, डिग 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 डिग, गेम डी, ठीक है, ऐसे याद रखिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं GA, ये A है, ये D है, ये E है, और ये M है। M आपको दिख रही है, यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 और 5, ये पेंटामेरिक फॉर्म में पाई जाती है। और आपको मोनोमर आपको दिख रही होंगी, और जितनी है मोनोमर दिख रही होंगी, लेकिन इसको आप देखेंगे IgA को, ये मोनोमर भी है लेकिन डबल यूनिट डाइमर में भी पाई जाती है, ठीक है, IgA। ये बात यहां से कंप्लीट हो गई। अब एक चीज और देखो, जो भी आपको इम्यूनोग्लोबिन दिख रही है उसमें आपको 2 चेन दिख रही होंगी, एक ये चेन आपको दिख रही है, सुनिए, एक ये चेन आपको दिख रही है, और ये देखो एक ये दिख रही है, ठीक, 2 चेन दिख रही है। ये जो छोटी वाली है वो लाइट चेन है, और जो बड़ी है वो हैवी चेन है, ठीक, ये सभी में आपको दिख रही होंगी, ठीक है। आइए पहले तो इसका आंसर ही लगा दो, क्या लिखा है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में कौन होती है, IgM होती है, ठीक, IgM होती है। जो लाइट चेन है और हैवी चेन है, लाइट चेन हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो कापा या फिर एक कापा और लेमडा। लेकिन यहां पर या फिर जो लाइट चेन होगी या फिर कापा पाई जा रही होगी या फिर लेमडा, कोई 2 में से एक, ठीक। जैसे अब हम बात करेंगे किसकी, IgG की। जो लाइट चेन होगी या फिर कापा या फिर लेमडा में से कोई एक होगी, लेकिन हैवी चेन इसमें कौन होगी, IgG में गामा, कौन होगी, गामा होगी, ठीक है। IgG हमारी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए होती है। IgA में या फिर गामा पाई जा रही होगी लाइट चेन, या फिर कापा पाई जा रही होगी, या फिर लेमडा पाई जा रही होगी। लेकिन जो हैवी चेन होगी, हैवी चेन कौन सी होगी, अल्फा होगी। IgA हमारी बॉडी सरफेस से प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी IgM होती है इसमें हैवी चेन म्यू होती है, ये हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। IgD जो होती है, इनमें जो हैवी चेन होती है वो डेल्टा होती है, इसमें B सेल रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो IgE बचती है, यहां पर जो हैवी चेन होती है वो एप्सिलॉन होती है, कौन सी होती है, एप्सिलॉन होती है। और IgE आप जानते हैं ये एलर्जी में हमारी रिस्पॉन्स करती है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन को क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक। आगे चलिए, क्वेश्चन है सिकल सेल डिजीज। जो हमारी सिकल सेल डिजीज है रिजल्ट इन एनीमिया, हाँ ठीक है, अगर किसी को सिकल सेल डिजीज हो जाती है उससे क्या हो जाएगा,
ठीक, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी, बिकॉज द पेशेंट इज अनेबल टू, वो पेशेंट अनेबल हो जाता है। पहला लिखा है एब्जॉर्ब एडुकेट आयरन फ्रॉम फूड, जो भी हमारे फूड में आयरन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, पहली बार लिखी है। दूसरा लिखा है एब्जॉर्ब एडुकेट विटामिन B12 फ्रॉम द फूड, ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तीसरा लिखा है अनेबल टू फॉर्म एडुकेट ब्लड सेल, ये ब्लड सेल नहीं बना पाता है। चौथा लिखा है अनेबल टू फॉर्म एडुकेट हीमोग्लोबिन। अब आपको बताते हैं जो सिकल सेल एनीमिया आप जानते हैं इसमें क्या होती हैं, जो आरबीसी होती हैं ऐसे सिकल शेप की हो जाती हैं, कैसे, हसियाकार शेप की हो जाती हैं, ठीक है। और नॉर्मली आप जानते हैं जो शेप होता है बाइकॉनकेव होता है। अगर ये सिकल शेप की हो जाएंगी तो ये क्या कर दी जाएंगी, ये मार दी जाएंगी, मर दी जाएंगी, ये मर जाएंगी। और जब ये आरबीसी मर जाएंगी तो एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। लेकिन आप देखोगे नॉर्मली हीमोग्लोबिन के अंदर HbA आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, लेकिन जो सिकल सेल होती है उनके अंदर HbS मिलेगा आपको, ठीक। तो यानी खराबी किसमें है, दिक्कत किसमें है, हीमोग्लोबिन में दिक्कत है। आओ ऑप्शन देखो, ऑप्शन अगर हीमोग्लोबिन में दिक्कत है तो इसका मतलब क्या, अनेबल टू फॉर्म एडुकेट हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए जैसा वैसा नहीं बना पा रही है, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल फॉर्म ऑफ आयरन, आपको बताना है कौन सा फंक्शनल फॉर्म नहीं है आयरन का। पहला लिखा है हीमोग्लोबिन, दूसरा है मायोग्लोबिन, तीसरा है हीमोसिडेरियन, चौथा है साइटोक्रोम्स एंजाइम। देखो मेरे भाई, हीमोग्लोबिन आप जानते हैं ये फंक्शनल फॉर्म है, आप जानते हैं हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक, इसमें आयरन पाया जाता है। मायोग्लोबिन भी आप जानते हैं फंक्शनल है, ये भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। फिर आता है हीमोसिडेरियन, हमने आपको बताया था आयरन ओवरलोड, जब हमारी बॉडी में आयरन की अधिकता हो जाती है तो इसी फॉर्मेट में हमारे जो है हीमोसिडेरियन, हीमोग्लोबिन इसी फॉर्मेट में हमारी माइक्रोफेज के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है, इसी को बोलते हैं हीमोसाइडेरियन, और ये हमारे किसी काम का नहीं होता है, आयरन का ओवरलोड है, इसी को सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये फंक्शनल फॉर्म हीमोग्लोबिन का नहीं होता है। आगे आओ मेरे भाई, लिखा हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी डिटरमाइंड बाय, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन किया जाता है किससे कर सकते हैं, ए ऑप्शन है रिफ्रैक्टोमीटर से, दूसरा है यूरिनोमीटर से, तीसरा है माइक्रोलैब 600, बोथ ए एंड बी। तो आइए समझते हैं कि जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होता है रेशियो ऑफ वेट ऑफ 1 ml डिस्टिल वाटर, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो यूज है वो क्या बताता है, ये बताता है कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन पावर ऑफ किडनी। पूछा जाए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है, वो मेरे भाई कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन पावर है किसका, किडनी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की होती है वो कितनी होती है, 1.003 से लेकर टू 1.030 होती है। अब इसको नापने के लिए यूरिनोमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और रीजेंट स्ट्रिप का भी प्रयोग किया जाता है। आइए ऑप्शन में आते हैं, लिखा है रिफ्रैक्टोमीटर, यूरिनोमीटर, माइक्रोलैब 600, जी नहीं, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रिफ्रैक्टोमीटर एंड यूरिनोमीटर। क्वेश्चन है व्हेन लेस देन 500 ml यूरिन, अगर 500 ml से कम यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है, निकल रहा है 24 आवर में, 24 घंटे में अगर 50 ml से कम यूरिन जो है पास हो रही है, इसको क्या कहेंगे, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एनूरिया या फिर इन्फेक्शन। आइए देखो, नॉर्मल जो है एवरेज यूरिन लिखा है, देख लीजिए, टाइपर भी मेरा क्या बताएं हो जाती है, छोटी छोटी गलती कभी हो जाती है। जो नॉर्मल है एवरेज यूरिन पर डे कितनी होती है, 1200 ml, ठीक, 1200 ml पर डे कह दे 24 आवर्स में, 24 घंटे में एवरेज यूरिन जो पास होनी चाहिए वो 1200 ml है, ठीक है। अब नॉक्टूरिया किसको कहेंगे, नॉक्टूरिया मेरे भाई उसको बोलते हैं कि अगर 500 ml से ज्यादा अगर रात में यूरिन पास हो रही है उसको बोलते हैं नॉक्टूरिया। पॉलीयूरिया बोलेंगे अगर 2500 ml से 24 घंटे में यूरिन ज्यादा पास हो रही है उसको पॉलीयूरिया बोला जाएगा। ओलिगोयूरिया उसको बोलते हैं अगर 500 ml से कम यूरिन 24 घंटे में पास हो रही हो उसको ओलिगोयूरिया बोलते हैं। एनूरिया किसको बोलते हैं, अगर 150 ml से कम यूरिन 24 घंटे में पास हो रही हो तो उसको एनूरिया बोला जाता है। या फिर कभी कभी एग्जाम में पूछ दे कि कंप्लीट सपरेशन ऑफ यूरिन, उसको भी क्या कहते हैं, एनूरिया बोलते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है लेस देन 50 ml, तो लेस देन 50 ml क्या था, ओलिगोयूरिया था, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ डैश गिव यूरिन ए फ्रूटी ऑर्डर, पूछ रहा है यूरिन का फ्रूटी ऑर्डर किसकी प्रेजेंस में होता है, यानी किसकी प्रेजेंस को बताता है, एल्बुमिन की, बिलिरुबिन की, कीटोन बॉडी की या फिर क्रिस्टल की। आइए देखते हैं,
जो हमारी यूरिन है उसका नॉर्मल कैसी उसकी स्मेल होती है, ऑर्डर होती है फेंट एरोमेटिक होती है। कैसी होती है? फेंट एरोमेटिक होती है। अगर पंजेंट आ रही हो, बदबूदार आ रही हो, तो उसमें अमोनिया होगी। क्यों? ड्यू टू द बैक्टीरियल कंटामिनेशन। ठीक, ड्यू टू द बैक्टीरियल कंटामिनेशन अगर हो गया है तो पंजेंट स्मेल आएगी। प्यूट्रिड अगर आ रही है तो इसका मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो प्यूट्रिड होगी। फ्रूटी अगर जो है स्मेल आ रही है तो इसका मतलब क्या है? कीटो एसिडोसिस हो रखा है। माउसी अगर मरे हुए चूहे की तरीके से आ रही है, इसको कहेंगे फेनल कीटोनूरिया। फेनल कीटोनूरिया में जो है माउसी आती है, कीटो एसिडोसिस में फ्रूटी आती है, यानी कीटोन बॉडी अगर प्रेजेंट है तो फ्रूटी ऑर्डर आएगा यूरिन में, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक, आगे आइए। क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। बायोकेमिस्ट्री की आपकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे क्वेश्चन को धड़ाधड़ आपको लगाते जाना है। ठीक है, अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं कहां पर? 53 नंबर पर अभी पहुंचे हुए हैं। अभी 165 है, लंबा सफर है, पूरा करके जाना। पूरा का पूरा लेक्चर आपको देखना है। मैं कह रहा हूं ये आपके लिए हो सकता है 2 घंटे का लेक्चर हो, 1.5 घंटे 3 घंटे, मुझे नहीं पता कितनी देर का जाएगा, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है वो 3 दिन की है। 3 दिन की है मेरे भाई कि ये क्वेश्चन डालने हैं, ये इसमें जो है टॉपिक और पॉइंट को ऐड करना है। ये सब के पीछे पूरे 3 दिन की मेहनत है, तो इसको आपको गवाइएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। आपको बताना है कौन सा नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है। ऑर्निथीन, होमोसिस्टिनिन, हिस्टामिन या ऑल ऑफ देम। आइए समझते हैं थ्योरी को। लिखा है कि जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो नेवर फाउंड इन प्रोटीन, जो प्रोटीन में कभी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल उनका इंपॉर्टेंट बहुत होता है। अब देखो, हमारी जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बनी है? अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। यानी बेसिक यूनिट पूछी जाए किसकी प्रोटीन की, तो आप किसको कहेंगे? अमीनो एसिड को कहेंगे। लेकिन यहाँ पर नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड तो है लेकिन वो प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, इसीलिए उनको नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड बोल रहे हैं। तो कौन होते हैं? ऑर्निथीन, सिट्रुलिन और आर्जिनो जो सक्सीन होते हैं, ये इंटरमीडिएट हैं बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया। किसके? ये भी पूछा जा सकता है कि यूरिया के बायोसिंथेसिस कौन है? ऑर्निथीन, सिट्रुलिन और आर्जिनो सक्सीन। फिर लिखा है हिस्टामिन, जो हमारे हिस्टामिन होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं व्हेन, जब हिस्टाडीन अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। जब हिस्टाडीन का डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो हिस्टामिन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, बनते हैं। तो यहां से आप देखिएगा नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड की बात की जाएगी तो ये ऑल ऑफ देम हो जाएंगे, यानी तीनों होते हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और इंपॉर्टेंट है, आप सुन लीजिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है द बॉन्ड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट आर नॉट। जो प्रोटीन के अंदर बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, बॉन्ड होते हैं, दैट आर नॉट ब्रोकन, जो टूटते नहीं है, ऑन डीनेचुरेशन। जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो कौन से बॉन्ड टूटते नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अभी अभी राजस्थान एनएचएम में पूछा गया, उससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो टर्म प्रोटीन है, पहली बात, वो टर्म प्रोटीन कहां से आया है? अगर 50 अमीनो एसिड से ज्यादा लगे हैं तो उसको क्या कहेंगे? आप प्रोटीन बोल देंगे। ठीक है, मोर देन 50 अमीनो एसिड टर्म प्रोटीन उसको कहते हैं। डीनेचुरेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि किसी का भी नेचर बदल जा रहा हो, गड़बड़ हो जा रहा हो, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक, डीनेचुरेशन में क्या होता है? प्रोटीन लूजेज इट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो प्रोटीन के काम करने की एक्टिविटी है, जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, डीनेचर आप कर देंगे तो वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, वो अपनी एक्टिविटी को क्या कर देगा? खो देगा। ये प्रोसेस कैसा होता है? अगर आपने प्रोटीन को डीनेचर कर दिया, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बट ऐसा भी केस है जहां पर आपको रिवर्सिबल प्रोसेस दिख जाएगा। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन होता है, अगर ये डीनेचर किया जाएगा किसके प्रेजेंस में? सैलिसिलेट की प्रेजेंस में अगर डीनेचर करते हैं तो क्या होगा? ये मेरे भाई हीमोग्लोबिन डीनेचर हो जाएगा। जैसे ही आप रिमूव कर लेते हैं, सैलिसिलेट को निकाल लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन हमारा फिर से बन जाता है, हीमोग्लोबिन रीनेचर्ड हो जाता है। बात को समझ पाए? तो ऐसा भी पाया जाता है। अब देखो, डीनेचुरेशन प्रोटीन का किनके किनके द्वारा हो सकता है? एजेंट की बात करते हैं। एजेंट कौन कौन से होते हैं? फिजिकल एजेंट की बात करोगे, अगर प्रोटीन को आप गर्म करोगे तब भी डीनेचर हो जाएगी, एक्सरे से भी हो जाएगी और यूवी रेडिएशन से भी प्रोटीन खराब हो जाएगी। केमिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे एसिड हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, जैसे ईथर और अल्कोहल हो गए, इनमें भी प्रोटीन अगर आप डाल देंगे तो खराब हो जाएगी। साल्ट ऑफ हैवी मेटल हो गए, जैसे पीबी और एचजी, ठीक, यूरिया हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इन सबसे क्या हो जाएगी? इनसे
डीनेचर हो जाएगा प्रोटीन का। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 प्रकार के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। एक होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिनको लीनियर फॉर्म में क्या होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड लगे रहते हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये क्या है, बैकबोन ऑफ प्रोटीन है, कौन, अमीनो एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देखोगे इसमें क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है, किसका, स्पेशल अरेंजमेंट होता है प्रोटीन का बाय द ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहां पर आपको 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें प्रोटीन जो होती है वो कंपोज्ड होती है 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। यहां पर 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी, और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट एज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। पहले बताएं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी में आप जानते हैं लीनियर मिल जाएगा आपको, सेकेंडरी में स्पेशल अरेंजमेंट आपको मिलेगा जिसमें क्या होगा, ये ट्विस्टिंग होगी। 3D स्ट्रक्चर आपको टर्सरी में मिलेगा, क्वाटरनरी में भी आपको 3D स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन क्या है इसमें, जो यहां पर ध्यान रखोगे 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन आपको देखने को मिलेंगी। जब इसको क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं, प्रोटीन को मान लीजिए डीनेचर किया जाता है। मान लीजिए आपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपने उठाकर लेकर आ गए, ठीक, तो जब इसको डीनेचर करेंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी टूट जाएगा, टर्सरी भी टूट जाएगा, सेकेंडरी भी टूट जाएगा, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं खराब होगा। क्यों नहीं खराब होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो नहीं टूटते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो डीनेचर करने पर नहीं टूटते हैं। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। प्रोटीन मैंने पढ़ा दी आपको, प्रोटीन पढ़ा दी, समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर लिखा है द रिएक्शन गिवन बाय 2 और मोर पेप्टाइड लिंकेज। 2 या 2 से अधिक पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट है तो कौन सी रिएक्शन देगा। देखो ये कलर वाली रिएक्शन है, यहां पर कुछ लिखी हुई है, देखो अगर बायूरेट रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या बताती है, वो 2 पेप्टाइड लिंकेज को बताती है। नेंडरीन रिएक्शन डायरेक्ट पूछा जाएगा, अगर अमीनो एसिड प्रेजेंट है तो नेंडरीन रिएक्शन आएगी, मतलब यहां पर की जाएगी पता लगाने के लिए। जेंथोप्रोएटिक रिएक्शन है, ये बेंजीन रिंग ऑफ एरोमेटिक एसिड, अगर आपको पता लगाना है एरोमेटिक एसिड के बारे में तो जेंथोप्रोएटिक रिएक्शन होगी। पाउल टेस्ट, पाउल्स टेस्ट जो है इमिडाजोल रिंग का प्रेजेंस को बताता है, पाउल्स टेस्ट, ठीक। आगे चलिए, तो यहां पर किसके बारे में पूछा गया था, यहां पर पूछा गया था 2 और मोर पेप्टाइड के बारे में पूछा गया था, तो देखिएगा कौन सा हो जाएगा, यहां बायूरेट टेस्ट होगा, ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीफैटिक लिपिड। एम्फीफैटिक लिपिड कौन सा है आपको बताना है, फास्फोलिपिड, फैटी एसिड, बाइल साल्ट या ऑल ऑफ द अबव। आइए बात करते हैं एज पर डिफिनीशन। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बात करोगे तो लिपिड कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब है हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया आपने सुना है, रिसेंटली आपने केस देखा है, ठीक, कई सारे केस भी आते रहते हैं हर साल। और दिल्ली में भी आपने सुना है कि रेबीज की वजह से आदेश आ गया कोर्ट का कि सारे कुत्ते सड़कों से हटाए जाएं, ठीक, किसकी वजह से, रेबीज की वजह से। अभी जो है आपका क्या नाम, स्टेट लेवल का खिलाड़ी रिंकू शायद नाम है, हॉकी प्लेयर था या फिर फुटबॉल प्लेयर था, शायद से हॉकी प्लेयर हो या कबड्डी प्लेयर हो, उसकी जो है रेबीज से ही मौत हो गई, क्योंकि कुत्ते के काटने से, चाहे कुत्ता हो, चाहे बंदर हो, चाहे चमगादड़ हो, चाहे वो बिल्ली हो, इनके काटने से ही नहीं, ये मिथ है कि केवल काटने से ही रेबीज फैल जाता है, नहीं, अगर पंजा भी मार दिया ना उससे भी रेबीज फैल जाता है, ठीक है। तो उसको ही जब ये फैल जाता है तो उसके बाद में जब लक्षण इसके आने शुरू होते हैं तो ये लाइलाज बीमारी है, इसमें जैसे ही लक्षण आना शुरू हो जाता है इसको बचा नहीं सकते आप, ठीक है। तो जो लोग भी पेट पालते हैं तो वो लोग भी पेट के भी इंजेक्शन लगवाएं, और जब उनको बाइट करता है तो वो उस टाइम पर भी इम्यूनोग्लोबिन ली जाती है, उन इंजेक्शन को जरूर ले, ठीक है। तो जो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, जो पानी से डरे, पानी में घुले नहीं, ठीक है। ड्यू टू द प्रीडोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप, किसकी वजह से, इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन ग्रुप प्रीडोमिनेंट रूप से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हाउएवर सम ऑफ द लिपिड, कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप के होते हैं। हाइड्रोफिलिक ग्रुप का मतलब क्या है, पानी से प्यार। हाइड्रोफोबिक का पानी से डर, फिलिक का मतलब पानी से प्यार, कुछ ऐसे भी होते हैं यानी जो पानी में घुल जाएंगे। फिर लिखा है मॉलिक्यूल विच कंटेन बोथ, क्या, जिनके पास बोथ दोनों प्रॉपर्टी हो, ठीक। एम्फीबियन, एम्फीबियन कौन है, मेढक है, जो आपका स्थल पर भी रहता है और जो पानी में भी रहता है। ऐसे यहां पर देखो एम्फीपैथिक, तो इसका मतलब क्या है, ये पानी में भी घुल जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, पानी से भी प्यार करेगा, पानी से भी डरेगा, ठीक, दोनों चीजें इसके, दोनों प्रॉपर्टी हैं। तो इससे एग्जांपल क्या हो गए, फैटी एसिड हो गए, फास्फोलिपिड हो गए, और स्पॉन्जोलिपिड्स हो गए, बाइल साल्ट हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया,
और सम अदर कोलेस्ट्रॉल के जो एक्सटेंट हो गए ये हो गए। ये कैसे हैं? ये मेरे भाई एम्फीपैथिक है। अब आप बताइएगा देख के, एम्फीपैथिक का मतलब क्या हो गया? जो दोनों नेचर शो करें, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर शो करते हैं, चाहे वो आपके फास्फोलिपिड हो, ये भी करते हैं, फैटी एसिड भी करते हैं, बाइल साल्ट भी करते हैं। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेम द टेस्ट एम्प्लॉयड टू चेक। आपको टेस्ट के बारे में बताना है कि कौन सा टेस्ट एम्प्लॉयड किया जाता है किसकी प्योरिटी के लिए? प्योरिटी ऑफ बटर। प्योरिटी ऑफ बटर थ्रू द एस्टिमेशन ऑफ वोलाटाइल फैटी एसिड। वोलाटाइल फैटी एसिड के द्वारा किसकी जो है प्योरिटी ऑफ बटर के लिए कौन सा टेस्ट एम्प्लॉयड करते हैं? ए ऑप्शन है आयोडीन नंबर से, दूसरा है रिचर्ड मिसल नंबर, तीसरा है स्पानोफिकेशन नंबर, चौथा है एसिड नंबर। ठीक मेरे भाई, आपको बताएं जो अडल्टरेशन ऑफ बटर है वो इजिली टेस्टेड किया जाता है RMNO के द्वारा, यानी रिचर्ड मिसल नंबर के द्वारा इसको करते हैं। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का फंक्शनली एक्टिव फॉर्म कौन सा है? कोल कैल्सीफेरॉल है, एर्गो कैल्सीफेरॉल है, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, चौथा है कैल्सीटोरॉल है। आइए समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। जो कोल कैल्सीफेरॉल होता है ये D3 का नाम है, एर्गो कैल्सीफेरॉल जो होता है ये D2 है, और D2 मेरे भाई किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट में प्रेजेंट होगा। चाहे D3 हो चाहे D2 हो, ये सारे क्या है? प्रो विटामिन। ठीक, क्या है? ये दोनों प्रो विटामिन है। कैल्सीटेरॉल की बात करोगे, ये प्रोड्यूस कहां होता है? किडनी में। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है, ये रेगुलेट करता है किसको? प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। क्या करता है? ये रेगुलेट करता है प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, जो हमारी गट में जो हमने कैल्शियम लिया है उसका क्या कराता है? एब्जॉर्प्शन कराता है। विटामिन डी आप जानते हैं सिंथेसाइज इन स्किन बाय द सनलाइट। डॉक्टर साहब बैठते हैं कि धूप में थोड़ी देर बैठा कीजिए, अभी बच्चा है इसको धूप में रखिए क्योंकि विटामिन डी बनेगी। ठीक, तो यहां से एक्टिव फॉर्म कौन हो गया? कैल्सीटेरॉल। अगला है, लिखा है द की एंजाइम दैट कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम जो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में? सिक्रेटिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, और चौथा लिखा हुआ है इंटरोपेप्टाइडेज। ऑप्शन देखकर आप चक्कर खा जाएंगे, सोचेंगे कि गलत चीज लिख गई है। यहां पर इंटरोपेप्टाइडेज लिख गया, इंटरोकाइनेज हो सकता है, जिसको पता होगा, नहीं तो कोई ना कोई लगा देगा। आओ समझते हैं। देखो मेरे भाई, जो इंटरोपेप्टाइडेज लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। पहले जो है इसको इंटरोकाइनेज बोलते थे, इंटरोकाइनेज। इंटरोपेप्टाइडेज अब बोलते हैं। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ये इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। और आप जानते हैं जो प्रो एंजाइम है उनको क्या कहते हैं? उनको जाइमोजन बोलता है, उनको जाइमोजन बोला जाता है। और उसको आपको क्या? ट्रिप्सिनोजन, इसको क्या करना है? एक्टिव कराना है, ट्रिप्सिन में बदलना है। और ये कौन कराता है? ये इंटरोपेप्टाइडेज हमारे कराते हैं। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन को समझते हैं। बोला गया है सलाइवरी एमाइलेज बिकम इनएक्टिव। जो हमारी सलाइवरी एमाइलेज होता है, सलाइवा के अंदर जो एमाइलेज पाया जाता है वो बिकम हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। किसके कारण? इन स्टमक प्राइमरीली ड्यू टू, जब वो स्टमक में पहुंचता है वो इनएक्टिव हो जाता है। लिखा है इनएक्टिवेशन बाय द लो पीएच, डिग्रेडेशन बाय द गैस्ट्रिक पेप्सिन, इनविटेशन बाय द क्लोराइड आयन, और इनविटेशन बाय द पेप्टाइडेज। देखो, जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या करता है? आप जानते हैं जो स्टार्च का है डाइजेशन, जो क्या है? स्टार्च का डाइजेशन हमारे कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। पूछा जाए कि डाइजेशन इनिशिएटेड फ्रॉम, कहां से? आप बताएंगे माउथ से शुरू कर देंगे। किसका? स्टार्च का। जब आप रोटी को कुछ देर तक चबाते रहते हैं तो उसको मीठी लगने लगती है, किसके कारण? माल्टोज के कारण। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज इनएक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहां पर पीएच कितना है और स्टमक में पीएच आप जानते हैं कितना है। पीएच जो स्टमक में है वो 1.2 है, और जब पीएच बदल रहा है, लो पीएच हो जा रहा है, और लो पीएच के कारण इनएक्टिव हो जाता है। आप जानते हैं जो एंजाइम होते हैं वो पीएच बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे पीएच बदलेगा एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो देखिए कहां पर लिखा है इनएक्टिवेशन बाय द लो पीएच। हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए हाई एसिडिटी बोल दे। अगर पीएच ज्यादा है, लो पीएच है, तो इसका मतलब क्या है? पीएच 2, पीएच 3, 1.2। एसिडिटी कैसी है? ज्यादा है। ठीक, हाई एसिडिटी भी बोला जा सकता है, गलती मत करना। प्लाज्मा एल्बुमिन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। जो प्लाज्मा में हमारी एल्बुमिन होती है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है? ऑस्मोटिक, ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रेटिव, या ऑल ऑफ देम, आपको बताना है। देखो, जो हमारा क्या है प्लाज्मा है
वो ट्रांसपोर्ट में भी हमारे मदद करती है, चाहे वो फ्री फैटी एसिड हो गया, चाहे वो बिलिरुबिन हो गया, चाहे वो कैल्शियम हो गया, ये क्या करती है, मदद करती है, ठीक, इन सभी में। अब देखो अगर किसी के में बॉडी में प्लाज्मा एल्बुमिन कम है, बेबी की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्वासरकोर, ठीक है, बीमारी हो जाएगी क्वासरकोर, तो ये न्यूट्रिशन लेवल पर आ गया, ठीक। दूसरा हमने ट्रांसपोर्ट लेवल पर आपको बता दिया, ट्रांसपोर्ट लेवल पर बता दिया कि क्या है हमारा एल्बुमिन, फैटी एसिड, बिलिरुबिन और कैल्शियम क्या क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। अगला पूछा गया क्या ऑस्मोटिक का भी काम करता है, देख लो, जो प्लाज्मा एल्बुमिन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन हो गया, आप जानते हैं इनहेंस कर देगा किसका, फ्लूइड रिटेंशन का टिश्यू में, और एडिमा हो जाएगी। आपने क्वासरकोर में देखा है, क्वासरकोर में क्या होता है कि बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी में स्वेलिंग इसी वजह से आ गई, अगर एल्बुमिन कम हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब डाउन हो जाएगा तो एडिमा हो जाएगा। एल्बुमिन जो है वो सर्व एज सोर्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, टिश्यू सिंथेसिस के लिए, टिश्यू सिंथेसिस के लिए एल्बुमिन जो है अमीनो एसिड का भी काम करता है, ठीक है, ये भी बात हो गई। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, चीज समझ में आ रही है, मजा आ रही होगी तो वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, द पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया आर रेजिस्टेंस टू, बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि अगर किसी पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है तो वो किसके प्रति रेजिस्टेंस होगा, आपको बताना है, फाइलेरिया के प्रति, मलेरिया के प्रति, डायबिटीज के प्रति, या ट्रिपैनोसोमियासिस के प्रति। देखो ये आपको पता होगा। आइए, जो मलेरिया है ये पैरासिटिक डिजीज है, ठीक, ये पैरासिटिस से फैलती है, ठीक, पैरासाइट से फैलती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। ये क्या करता है, जो इसमें हमारी जो आरबीसी होती हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं, कैसी हो जाती हैं, सिकल शेप की हो जाती हैं, या फिर इसको कहते हैं क्रिसेंट शेप, क्या कहेंगे, क्रिसेंट शेप की हो जाती हैं, जिसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, ग्लूटामेट की जगह से जो 6th पोजीशन होती है ग्लूटामेट की, वहां पर ये रिप्लेस हो जाती है किसकी वजह से, वैलिन की, ठीक, ग्लूटामेट की जगह पर कौन सा आ जाता है, वैलिन आ जाता है। अब सिकल सेल के लिए टेस्ट कौन सा करते हैं, सिकलिंग टेस्ट करते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, कौन, सिकलिंग टेस्ट करते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन वैसे नॉर्मली HbA होना चाहिए, वो HbS होता है, एक टाइप की हीमोलिटिक एनीमिया है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नॉर्मल आप देखेंगे आरबीसी बाइकॉन्केव होती हैं, सभी को पता है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप, ठीक, लेकिन सिकल शेप में, जो सिकल सेल एनीमिया में सिकल शेप की जो है आरबीसी हो जाती है, हंसियाकार हो जाती हैं। अब देखो कह रहा है कि रेजिस्टेंस किसके प्रति है, रेजिस्टेंस किसके प्रति है, देखो मेरे भाई, इसमें सिकल शेप आप जानते हैं नॉर्मली जो है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। अब ये सिकल सेल शेप की हो गई, ठीक, सिकल सेल एनीमिया है तो ये आरबीसी मुश्किल से मुश्किल 20 दिन तक रहती हैं ब्लड में, उसके बाद ये क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं स्प्लीन के द्वारा। अब बताओ, अब मलेरिया के लिए जो लाइफ स्पैन है वो कितना होना चाहिए, 7 से 10 दिन का मिनिमम चाहिए होता है। अब ये जब आरबीसी मर जाएंगी तो मलेरिया भी मर जाएगा, ठीक, तो ये मलेरिया के प्रति क्या है, ये अपना इन्फेक्शन नहीं फैला पाता है, यही कारण है। दूसरा एक और इसमें कारण माना जाता है, ठीक है, दूसरा कारण ये माना जाता है कि इसमें सिकल से जब आरबीसी हो जाएगी तो इसके पास में इतनी ज्यादा जो है उसके लिए मलेरिया को ग्रो कराने के लिए इसके पास में इतना सारा न्यूट्रिएंट नहीं होगा, ये अच्छी आरबीसी थोड़ी है तो ये उसको ग्रो भी नहीं करवा पाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सिकल सेल डिजीज है, अगर किसी को या फिर सिकल सेल एनीमिया है, वो मलेरिया के प्रति क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक। आगे आइए, इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है किसके प्रति, H+, K+, OH, ठीक, OH- के प्रति, या ऑल ऑफ देम, ठीक। आइए देखो, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है आप जानते हैं इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक जो आउटर होती है इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलती है, ये जो इसके अंदर की है इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं यहां पर देखिए, ये जो आपको संरचनाएं दिख रही हैं ऐसे, ये जो संरचनाएं दिख रही हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको देखो, ये इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी, इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और ये सब जो अंदर का पार्ट है हरा हरा आपको दिख रहा है, ये क्या है, मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है। और इसी के अंदर आप जानते हैं ऐसे जो है F1 पार्टिकल्स ऐसे लगे रहते हैं, ठीक, यहीं पर ये F1 पार्टिकल्स जो होते हैं इन पर क्या होता है, जो F1 पार्टिकल होते हैं लॉलीपॉप जैसे मैंने आपको बनाकर दिखा दिए, लॉलीपॉप जैसे ही होते हैं, इन पर जो है फास्फोलाइरेटिंग सब यूनिट इसको भी कहा जाता है, ये सेंटर फॉर एटीपी होते हैं, मतलब यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस सिंगल सेलुलर डीएनए
इसके अंदर सिंगल सेलुलर डीएनए होता है इसीलिए, और आरएनए के भी मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। क्या कहते हैं? अगर कहा जाए कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल कौन सा है तो आप कौन सा बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया बताएंगे, क्योंकि इसके पास में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए मॉलिक्यूल भी होता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस भी कहते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिल है एनिमल सेल में, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिल पूछा जाए एनिमल सेल में कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया आप बताएंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट ये मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और ये मैट्रिक्स जो है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके अंदर चलती है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो किसके प्रति क्या होती है? जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो किसके प्रति इम्परमिएबल होती है? चाहे वो H+ हो, चाहे वो K+ हो, चाहे वो OH- हो, इन सभी के प्रति क्या होती है? इम्परमिएबल होती है, यानी इसको अंतर आने नहीं देती है। ठीक है, आगे चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने सारी चीजें आपको बता दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बेसिक चीजें आप तो जानते हैं कि एटीपी का प्रोडक्शन करती है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये पूछा ही नहीं जाएगा। मान लीजिए पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपकी जबान पर है, जो नहीं है उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर लिखा है द नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूसेस, कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं जब मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल को एंजाइम ए, ठीक है, ऑक्सीडाइज थ्रू द सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसकी अभी बात की मैंने, जब सिट्रिक एसिड साइकिल जो है चलती है तो कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो किसने बताया, किसने बताई, किसने प्रोड्यूस किया? हेंस क्रेब ने किया, पहली बात। ठीक, सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब साइकिल भी कहते हैं, इसका एक और भी नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, हेंस क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तीन नाम हो गए। ऑक्जेलो एसिटेट इज कंसीडर्ड टू प्ले कैटालिटिक रोल, पूछा जा सकता है जो ऑक्जेलो एसिटेट होता है इस पूरी साइकिल में, ये कंसीडर किया जाता है कैटालिटिक रोल के लिए। लोकेशन यानी जो ये टीसीए साइकिल है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये जो क्रेब साइकिल है, ये चलती कहां है पूछी जाएगी, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है, और इस साइकिल से 12 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 12 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन है एचएमपी संट, जो एचएमपी संट है वो कहां चलता है? अकर इन, आपको बताना है लीवर में, एडिपोज टिश्यू में, एड्रिनल ग्लैंड में, या फिर ऑल सभी में। देखो जो एचएमपी संट है उसको ट्रिपल पी भी बोलते हैं, यानी पेंटोज फास्फेट पाथवे। एचएमपी संट को ट्रिपल पी पेंटोज फास्फेट पाथवे भी कहा जाता है। अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल का, ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल का अल्टरनेटिव पाथवे है ये मेरे भाई। लीवर, एडिपोज, एड्रिनल ग्लैंड, आरबीसी, टेस्टिस, लैक्टेटिंग, देखो मेमरी ग्लैंड, हैमरी ग्लैंड लिख दिया है, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, जो लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड है इन सभी में क्या है? ये चलता है। तो यहां पर देखो लीवर भी है, एडिपोज टिश्यू भी है, एड्रिनल ग्लैंड भी है, यानी ऑल। एचएमपी संट इन सभी में चलता है। ठीक, आइए लिखा है हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ गया है। हाइपर का मतलब अधिकता है। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया ऑब्जर्व इन द डिसऑर्डर, किसमें देखी जाएगी? हाइपोथायराइडिज्म में, डायबिटीज मेलाइटस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, या फिर ऑल ऑफ देम में। आइए आगे समझते हैं। देखो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया किसको कहेंगे? अगर 200 मिलीग्राम पर डीएल से अधिक कोलेस्ट्रॉल हो गया है तब उसको क्या कहेंगे? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया बोलेंगे। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया अगर है किसी को तो उसको मेरे भाई चांसेस हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के, कोरोनरी हार्ट डिजीज के, CHD भी कहते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज। क्योंकि आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप जानते हैं कि रास्ता में अवरोध हो जाएगा ब्लड वेसल में, और जब ब्लड वेसल में अवरोध हो जाएगा तो दिल को दिक्कत होगी, दिल को ब्लड फ्लो कराने में तकलीफ होगी, तो इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज भी हो सकती है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो एक होता है LDL, एक होता है HDL। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कंट्रोल की बात करें तो कंजप्शन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बहुत सारे ऐड आते हैं, आपने देखा होगा, सफोला लीजिए, दिल के लिए बहुत अच्छा है। तो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर आप लेंगे तो आपका ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, ये खराब कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं LDL। ठीक है, तो ये मेरे भाई आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कहां कहां पर, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो, चाहे वो डायबिटीज मेलाइटस हो, चाहे वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, इन सभी में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक, आगे चलिएगा। क्वेश्चन है इंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म।
प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या है? जेंथनिन, यूरिक एसिड, यूरिया या फिर एलेंटोइन, कौन सा है? तो बताते हैं मेरे भाई, जो यूरिक एसिड है वो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट कौन है? यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड की जो नॉर्मल रेंज है वो 3 से 7 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए, ठीक है। यूरिक एसिड अगर बढ़ जाएगा तो गाउट हो जाता है, ठीक। इसको ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, यानी हमारे अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया है। इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, आप देखेंगे ऐसे जॉइंट में क्या है, इन्फ्लामेशन आपको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, काफी ज्यादा इसमें पेन होता है, ठीक है। आइए, तो यहां से इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है वो कौन है? वो यूरिक एसिड है। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सब्सटेंस इज आर, ठीक है, इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। प्लाज्मा कैल्शियम लेवल में कौन से जो है सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं, आपको बताना है। कैल्सिटोरॉल, पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन या ऑल ऑफ देम, ये सभी, ठीक। जो कैल्सिटोरॉल होता है मेरे भाई, पीछे के वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, प्लाज्मा लेवल, जो हमारा प्लाज्मा लेवल में कैल्शियम हो गया और फास्फेट हो गया, इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है कैल्सिटोरॉल। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन, कौन सा हार्मोन प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू फ्लाइट, फ्राइट और फाइट, ठीक, तीनों में कौन सा हार्मोन बताना है आपको, प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस होता है किसके रिस्पॉन्स में? अगर कहीं आप लड़ रहे हैं, कहीं डर लग गया है और फ्लाइट हवा में है, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट, इसीलिए किस हार्मोन को, ये फिर या फिर पूछा जाए कि 3F हार्मोन किसको कहते हैं, आपको बताना। तो आइए समझते हैं। देखो, जो एड्रेनालिन है हमारा, जो एड्रेनालिन है वो हमारे एड्रिनल मेडुला से निकलता है। किससे निकलता है? एड्रिनल मेडुला। सबसे पहले तो बात करो, ये हमारी क्या है, ये हमारी किडनी है, और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड में दो चीज होती हैं, जो बाहर वाला पार्ट होता है, मैं इसको कलर कर देता हूं, ये जो बाहर पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो अंदर का पार्ट है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मेडुला, ठीक। जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट से निकलेंगे हार्मोन, वो अभी आपको बताते हैं, वो होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दो प्रकार के। जो हमारे एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं वो हो गया एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इसको मेरे भाई इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इसको 3F हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये फियर, फाइट और फ्लाइट तीनों में रिस्पॉन्स करता है, ठीक। एड्रेनालिन, कौन? एड्रेनालिन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां से? एपिनेफ्रिन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि एड्रेनालिन को ही एपिनेफ्रिन कह रहे हैं, या फिर इमरजेंसी हार्मोन बोल दें। क्योंकि आप देखो, जहाज पे हैं, अभी आपने केस सुना ही था, आपको डर भी लग रहा है, फाइट भी, फ्राइट भी, लड़ाई होने लगी तब भी एपिनेफ्रिन काम कर रहा है, डर लग गया तब भी एपिनेफ्रिन काम कर रहा है, आप हवा में हैं, अरे गिर जाएंगे, डर लग गया, तब भी आपका कौन सा काम कर रहा है? 3F काम करेगा, एपिनेफ्रिन काम करेगा। अब एड्रिनल जो हमारी ग्लैंड होती है उसको 4S ग्लैंड बोलते हैं। 4S क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शुगर मेटाबॉलिज्म में भी काम आती है, मतलब शुगर का मेटाबॉलिज्म भी करती है, साल्ट रिटेनिंग करती है, सेक्स हार्मोन भी रिलीज करती है, और स्ट्रेस कंडीशन में भी ये हमारी हेल्प करती है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से मैंने आपको क्या बताया? मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलेंगे और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंतर्गत आते हैं एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंतर्गत कौन आता है? कार्टिसोल। कार्टिसोल को बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक। समझ गए? आइए, पूरा किडनी समझ गए। अरे भाई कितना हम लोग कर चुके हैं 87, अभी पानी तक नहीं पिया है भाई। चलिए, द हार्मोन एसेंशियली रिक्वायर फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक। फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायर है, ठीक है, इम्प्लांटेशन, हाँ, ठीक 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 ठीक। कह रहा है कौन सा हार्मोन एसेंशियली रिक्वायर होता है, किसकी क्या नाम, जरूरत होती है, ठीक, एसेंशियल होता है, किसके? इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइज ओवम, जो ओवम फर्टिलाइज हो चुका हो, एंड द मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी। एक बात ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी के मेंटेन के लिए और फर्टिलाइज ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है, एस्ट्रोजन जरूरी है, कॉर्टिसोल जरूरी है, या फिर प्रोलैक्टिन जरूरी है, आपको बताना है, ठीक। आइए देखो, जो हमारी ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारी क्या है? ओवरी है, ठीक। आप देख रहे हैं कि 2 ओवरी होती हैं, ठीक, 1 पेयर। प्रोड्यूस क्या करती हैं? ये हर महीने इस वाली राइट वाली से एक निकलता है, लेफ्ट वाली से, यानी
हर महीने क्या होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है। और ये जो हमारी ओवरी हैं ये एक्ट करती हैं एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड, एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, एक्ट करती हैं, ठीक है। सिक्रीटेड बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिक्यूल, ठीक। कौन सिक्रीटेड बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिक्यूल से कौन सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन। कौन सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। और ये प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्यूबर्टी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किसके द्वारा होता है, कार्पस लूटियम के द्वारा। किसके द्वारा, कार्पस लूटियम के द्वारा होता है। एस्ट्रोजन ओवेरियन फॉलिक्यूल के द्वारा जो है सिक्रीट होता है। और एस्ट्रोजन प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोजेस्टेरॉन किसको सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही पूछा गया है कि मेंटेन द प्रेगनेंसी, तो कौन, प्रोजेस्टेरॉन अपना। आगे चलिए, लिखा है बिलिरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। जो हमारा बिलिरुबिन है वो एक्सक्रीटेड नहीं होगा यूरिन में, ठीक है। कौन सी जॉइंटिस यहाँ पर लिखी है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में, हेपेटिक जॉइंटिस में, हेमोलिटिक जॉइंटिस में, या ऑल ऑफ थ्री में। किसका पूछा गया है, बिलिरुबिन पूछा गया है, यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होगा। आओ तीनों जॉइंटिस के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ जॉइंटिस की बात करेंगे तो एक होती है प्री हिपैटिक, दूसरी होती है हिपैटिक, तीसरी होती है पोस्ट हिपैटिक। यानी जो लीवर से पहले हो उसको प्री हिपैटिक बोलेंगे, जो लीवर के बाद हो उसको पोस्ट हिपैटिक बोलेंगे, और जब लीवर में ही दिक्कत हो उसको हिपैटिक बोलेंगे, ठीक। पहली चीज, टाइप ऑफ बिलिरुबिन एलिवेटेड। अगर प्री हिपैटिक है जॉइंटिस तो उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आएगा। अगर हिपैटिक जॉइंटिस है तो बोथ कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा मिलेगा आपको, और पोस्ट हिपैटिक में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। सीरम बिलिरुबिन जो वांडेनबर्ग रिएक्शन टेस्ट होता है, इसमें जो प्री हिपैटिक है उसमें इनडायरेक्ट पॉजिटिव आता है। क्या है, इनडायरेक्ट पॉजिटिव आता है। और हिपैटिक में बाइफेजिक आता है, और पोस्ट हिपैटिक में डायरेक्ट पॉजिटिव मिलता है, ठीक। अब देखो यूरिन की बात करोगे तो यूरिन में कॉन्जुगेट बिलिरुबिन एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। इसमें थोड़ा सा प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हाईली यानी अधिक मात्रा में पोस्ट हिपैटिक में प्रेजेंट रहेगा कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। यूरोबिलिरोजन जो है प्री हिपैटिक में अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहेगा। बाइल साल्ट जो है एब्सेंट रहेगा प्री हिपैटिक में, और पोस्ट हिपैटिक में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। प्री हिपैटिक अगर है, प्री हिपैटिक जॉइंटिस है तो एएसटी और एएलटी का रेशियो किसमें सबसे अधिक होगा, हिपैटिक में सबसे अधिक होगा। फिर एएलपी, एएलपी का लेवल 10 से 12 गुना, एएलपी बहुत ज्यादा अगर आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, ये पोस्ट हिपैटिक है। क्या कहेंगे, ये पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिलिरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। कहां पर बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं कर रहा है यूरिन में, आपको बताना है। कहां पर लिखा है, ये बिलिरुबिन लिखा हुआ है। अब बिलिरुबिन यूरिन में कहां पर नहीं निकल रहा है, ये देखो एब्सेंट लिखा है, यहां पर भी प्रेजेंट है और यहां पर भी प्रेजेंट है। ये क्या है, प्री हिपैटिक। प्री हिपैटिक को क्या कहते हैं, हीमोलिटिक जॉइंटिस बोलते हैं। प्री हिपैटिक को क्या कहते हैं, हीमोलिटिक जॉइंटिस कहते हैं। ये है प्री हिपैटिक, इसको हीमोलिटिक जॉइंटिस बोला जाता है। ये है हिपैटिक जॉइंटिस, और ये है पोस्ट हिपैटिक यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस बोलते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई। चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप चीजें बहुत ही समझ में आ रही होंगी। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या किया जा सकता है, क्योंकि सारा कुछ सारा मैंने लिख दिया है और सारा कुछ आपको रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। बोलो मेरे भाई। लिखा है सीरम एंजाइम, द सीरम एंजाइम यूज्ड टू एलिवेटेड पैनक्रियाटिक फंक्शन। कौन सा सीरम एंजाइम का प्रयोग करते हैं पता लगाने के लिए अगर मतलब बढ़ा हुआ आता है पैनक्रियाटिक फंक्शन। कौन सा सीरम एंजाइम बढ़ा हुआ होता है पैनक्रियाटिक फंक्शन में, ठीक है। अग्नाशय के कार्य के मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त सीरम एंजाइम कौन सा है, एल्कलाइन फास्फेट है, एमाइलेज है, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है। देखिए पहले तो ये बात करो, जो पेनक्रियाज होती है एक प्रकार की कंपोजिट ग्लैंड है, या फिर इसको मिस्क ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें जो है 98% क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, 2% क्या होता है, इंडोक्राइन पार्ट होता है। इंडोक्राइन पार्ट की बात करोगे तो इसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं, जिसमें अल्फा सेल होती हैं, बीटा सेल होती हैं और डेल्टा सेल होती हैं। जो अल्फा सेल होती हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज करती हैं, जो बीटा सेल होती हैं वो इंसुलिन रिलीज करती हैं, और जो डेल्टा सेल होती हैं वो सोमैटोस्टैटिन क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, ठीक है। जो हमारा सीरम एमाइलेज होता है और लाइपेज, सीरम एमाइलेज और लाइपेज होता है, ये मेजरमेंट करते हैं कॉमनली पैनक्रियाटिक फंक्शन में। किसमें, पैनक्रियाटिक फंक्शन में। एलडीएच, एलडीएच जो है वो इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के लिए, ठीक। और आल्सो इफेक्टिव इन हेपेटाइटिस। एलडीएच किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के लिए। एंजाइम इन लिवर डिजीज, लिवर डिजीज में जो एंजाइम है वो एलिवेटेड यानी बढ़े हुए आते हैं, कौन से, एलानाइन ट्रांसमिनेज,
एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या है, ये बढ़े हुए एंजाइम आएंगे सीरम में अगर कोई लीवर डिजीज है तो। सीरम एमाइलेज पैनक्रियाटिक फंक्शन के लिए करते हैं। यहां पर देखो कहां पर लिखा है एमाइलेज, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे चलिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है द सीरम एंजाइम एलिवेटेड इन एल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर। अगर किसी को सिरोसिस हो गया है, लीवर सिरोसिस हो गया है, तो उसमें जो है कौन सा एंजाइम बढ़ा हुआ आएगा, एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज। लीवर फंक्शन के लिए एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज करते हैं लीवर फंक्शन के लिए। और नॉर्मल जो एएसटी और एएलटी रेशियो होता है 0.08 होता है। तो यहां से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज। ठीक है, आगे चलिएगा। लिखा है द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन द कोलेजन। कोलेजन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं आपको बतानी है। कोलेजन जो होता है, कोलेजन जो होता है वो क्या करता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है टिश्यू को। ठीक है, जो कोलेजन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कोलेजन जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो मैमल में पाई जाती है, पूछा जा सकता है। कोलेजन का फॉर्मेशन विटामिन जो है इसमें सी, विटामिन सी जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कोलेजन फॉर्मेशन में। और इसमें मेरे भाई जो पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रेजेंट होती है वो 3 प्रेजेंट होती है। सी ऑप्शन क्या है, राइट है। लिखा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। मसल की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, फाइबर सेल है, मायोफाइब्रिल है, एच बैंड है, या फिर सार्कोमेयर है। आइए देखो, मसल हमारी 3 प्रकार की होती है। एक तो स्केलेटन मसल होती है जो हमारी स्केलेटन के ऊपर पाई जाती है। फिर होती है विसरल जो हमारे जिससे आर्गन बने होते हैं। और एक स्पेशल टाइप की होती है जिससे हमारा दिल बना रहता है, दिल हमारा बहुत नाजुक है, कार्डियक मसल। ठीक है, 3 प्रकार की मसल होती है। सार्कोमेयर जो होता है, सार्कोमेयर ये फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है। ठीक, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल की बात की जाए तो कौन है, सार्कोमियर होता है। जो हमारी मसल है, मसल हमारी मायोफाइबर से बनती है, मसल फाइबर से। और जो हमारे मसल फाइबर होते हैं ये मायोफाइब्रिल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, ईच मायोफाइब्रिल के अंदर अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। डार्क बैंड जिनको कहते हैं मायोसिन फिलामेंट, और जो लाइट बैंड होते हैं उनको एक्टिन फिलामेंट। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन यानी डार्क फिलामेंट है। ठीक, ये पाए जाते हैं। जो हमारी मसल होती हैं मसल फाइबर से मिलकर बनी होती हैं। मसल फाइबर हमारे मायोफाइब्रिल से मिलकर बने होते हैं। और मायोफाइब्रिल में आप जानते हैं लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। जो हमारे लाइट बैंड होते हैं एक्टिन फिलामेंट, और जो डार्क बैंड होते हैं ये होते हैं मायोसिन फिलामेंट। ठीक, आइए तो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कौन हो गया, सार्कोमियर हो गया। लिखा है द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, एटीपी है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट है, जीटीपी है, या फिर फॉस्फोएनॉल पायरुवेट है। देखो मेरे भाई आपको बता दें जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है वो है एटीपी। ठीक है, एटीपी। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या रिक्वायर होता है, कैल्शियम का रिक्वायर होता है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। मसल के अंदर एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन ये मेजर प्रकार की प्रोटीन मसल के अंदर पाई जाती हैं। और एटीपी जो है इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का। क्या है, इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, कौन सा इनमें से मिनरल आपको बताना है लैकिंग इन मिल्क, मिल्क में नहीं होता है, कौन सा मिनरल नहीं होता है। सबसे पहले तो मेरे भाई आपको बताएं कि जो मिल्क होता है जिसको कहते हैं कि ये परिपूर्ण है, इसमें सब कुछ पाया जाता है, मतलब कहते हैं ऐसा। ठीक, सबसे पहले जो माता का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जिसको कहते हैं बहुत बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एड भी आप सुनते हैं, उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। और उसमें IgA एंटीबॉडी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, एबंडेंट होते हैं। मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं, कैसीन प्रोटीन होती है। लेकिन मिल्क मेरे भाई डिफिशियंट है विटामिन सी, आयरन, कॉपर, ये सब किसमें पाया नहीं जाता है मिल्क में। ठीक, डिफिशियंट है, कमी है। और जो व्हाइट कलर है किसका, दूध का, मिल्क का जो व्हाइट कलर है वो किसकी वजह से, डिस्पर्सन ऑफ कैल्शियम कैसिनेट। जो कैल्शियम कैसिनेट के मिसल्स हैं इसके डिस्पर्सन के कारण व्हाइट कलर का हमारा मिल्क दिखता है। ठीक है, तो आइए यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं है, आयरन एक हमको दिख रहा है, आयरन नहीं होना चाहिए, कॉपर और विटामिन सी। तो सिर्फ और सिर्फ हमको आयरन दिखा, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल पैरामीटर इज इंक्रीज्ड, कौन से बायोकेमिकल पैरामीटर बढ़ जाएंगे, किसमें, इन ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस।
अगर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो गई है तो कौन से बायोकेमिकल पैरामीटर बढ़ जाएंगे? ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी है प्रोटीन, सी है सोडियम, डी है क्लोरीन। देखो क्या है कि अगर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो जा रही है तो प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाएगी? प्रोटीन की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, पहली बात। ग्लूकोज डाउन हो जाएगा और टीएलसी भी क्या होंगी हमारी? बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप जान रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो चुकी है तो इन्फेक्शन हो गया है, यानी टीएलसी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। ठीक, टीबी हो रखा है, मेनिंजाइटिस आप जानते हैं मेनिंजाइटिस किसको बोलते हैं? मेनिंजाइटिस उसको बोलते हैं जो ब्रेन में हमारी मेनिंजीज होती हैं, ड्यूरामेटर, अनग्नाइट मैटर, पैरामेटर, इनमें क्या हो जाए? स्वेलिंग आ जाए, इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक, तो वहां पर प्रोटीन बढ़ जाएगी, ग्लूकोज घट जाएगा और टीएलसी बढ़ जाएंगी। ठीक, तो ऑप्शन देखो पूछा है इंक्रीज, तो इंक्रीज में देख लो कि प्रोटीन बढ़ रही है और टीएलसी बढ़ रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन दिया है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो हमारा सीएसएफ होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, ये बनता कहाँ है? ये ब्रेन में बनता है। जो हमारे कोराइड प्लेक्सस होते हैं, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, उनमें इसका फॉर्मेशन होता है। और सीएसएफ ओब्सेलेंट एंड स्लाइटली येलो होता है। ठीक, येलो कलर का होता है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से आप ये जानते हैं कि सीएसएफ हमारा रीढ़ की हड्डी में ही पाया जाता है, क्योंकि यहीं से टैपिंग की जाती है। भूल मत जाना, जो सीएसएफ है वो ब्रेन में भी पाया जाता है और स्पाइनल कार्ड में भी पाया जाता है। और सीएसएफ का फॉर्मेशन कहां पर होता है? कोराइड प्लेक्सस यानी ब्रेन में होता है। ठीक, आगे चलिए। वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड इन द डाइट। ठीक, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड है जो डाइट में होना चाहिए? लिनोलिक एसिड, आर्कनोइडिक एसिड, ओलिक एसिड और पाइमेटिक एसिड। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। एसेंशियल फैटी एसिड की बात पूछी है, एसेंशियल फैटी एसिड की बात पूछी है। पहली बात तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये एसेंशियल हम लोग इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमारी इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसको बॉडी हमारी सिंथेसाइज नहीं करती है, इसीलिए हमको क्या है? डाइट में लेना पड़ेगा। जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। जो लिनोलिक एसिड है या फिर लिनोलिक है, इसको जो है हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है और इसकी जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा नीड होती है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, इसको बोलते हैं फाइब्रोडर्मा टोड स्किन। कहीं कहीं आपको देखा होगा कि ये जो होती है यहाँ पर या कहीं भी स्किन पे आपको बहुत ज्यादा दाने दिख जाते हैं, बहुत ही टाइट स्किन आपको दिखने लगती है, वो किसके कारण से हो जाती है? अगर ये फैटी एसिड की कमी हो गई तो। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? लिनोलिक एसिड, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, ये बायोकेमिस्ट्री आपकी चल रही है। द म्यूटेशन इन्वॉल्विंग द रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्यूरिन बाय अनदर। ये लो, आपका जैसे ही हमने कहा बायोकेमिस्ट्री चल रही है, वहां तुरंत ही आपका क्या आ गया? म्यूटेशन इन्वॉल्विंग द रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्यूरिन बाय अनदर। इसको कहते हैं फ्रेम सेट म्यूटेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, नन ऑफ द अबव। ठीक, बताइए क्या होता है? म्यूटेशन की बात करो तो म्यूटेशन दो तरीके से होता है, एक फ्रेम शिफ्ट या फिर पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट क्या होता है? फ्रेम जैसे है ये फ्रेम एक शिफ्ट है, मतलब फ्रेम है, इसको शिफ्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, ये फ्रेम शिफ्ट हो गया। और पॉइंट म्यूटेशन क्या है? पॉइंट म्यूटेशन उसको कहते हैं कि जैसे ये सब है, ये सब जैसे है अरेंज है वैसे ही रहे, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन क्या हो? ये वाली चीज बदल जाए एक, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक, फ्रेम शिफ्ट क्या होता है? वन आर मोर बेस पेयर इंसर्टेड आर डिलीटेड फ्रॉम डीएनए। डीएनए से एक से अधिक बेस पेयर इंसर्ट कर दिए जाएं या फिर डिलीट कर दिए जाएं, ये कैसा म्यूटेशन है? ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। ठीक, दूसरा है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मैंने बताया कि वन बेस पेयर जो है बाय अनदर, एक बेस पेयर रिप्लेस हो जाए दूसरे से। ठीक, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के अंतर्गत दो आते हैं, एक आता है ट्रांजिशन, दूसरा आता है ट्रांसवर्सन। क्या आता है? ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन जो होता है इसमें लिखा है ए प्यूरिन या फिर ए पिरिमिडीन। प्यूरिन या फिर पिरिमिडीन रिप्लेस हो जाता है अनदर, ठीक, दूसरे से। प्यूरिन या पिरिमिडीन रिप्लेस हो जाता है बाय अनदर। लेकिन ट्रांसवर्जन में क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बाय पिरिमिडीन या फिर वाइस वर्सा। प्यूरिन या फिर पिरिमिडीन से बदल जाए या फिर पिरिमिडीन जो है प्यूरिन से बदल जाए, इसको कहते हैं ट्रांसवर्जन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन कहते हैं। ठीक, अब जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनको प्यूरिन्स किसको कहते हैं? जो एडेनिन और गुआनिन है ये प्यूरिन्स के अंतर्गत आते हैं। साइटोसिन और थाइमिन ये हमारे क्या है? पिरिमिडीन है। ठीक, क्या है? पिरिमिडीन है। पूछा क्या गया था? वन प्यूरिन बाय एन अदर, वन प्यूरिन बाय एन अदर, ये हो गया ट्रांजिशन। कैसा म्यूटेशन है? ट्रांजिशन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो भाई, मजा आ रही होगी
तो शेयर करते चलिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूरी है भाई मेरे। द कोडान दैट टर्मिनेट प्रोटीन बायोसिंथेसिस, कोडान जो है, द कोडान दैट टर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे कोडान आपको बताने हैं जो टर्मिनेट कर दे, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दे। UAA, UAG, UGA, ऑल ऑफ देम। देखो मेरे भाई, इनको क्या कहते हैं, इनको स्टॉप कोडान बोला जाता है। क्या कहते हैं, स्टॉप कोडान बोलते हैं, या फिर टर्मिनेशन कोडान बोलते हैं, या फिर नॉनसेंस कोडान बोलते हैं। मतलब ऐसे आ जाते हैं जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस चल रही हो, ये आएंगे क्या कर देंगे, रोक देंगे, या फिर प्रोटीन जो सिंथेसिस हो रही थी उसको टर्मिनेट कर देंगे, या फिर ऐसे नॉनसेंस टाइप के, बकवास टाइप के कोडान आ जाएंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस कराने ही नहीं देते। ये जो तीनों है, ठीक है। इनिशिएटिंग कोडान जैसे पूछ दिया जाए कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिशिएटिंग कोडान कौन सा होता है, AUG या फिर GUG, कभी कभी GUG, मोस्टली आपको जो है AUG लिखा मिल जाएगा। स्टॉप कोडान तो पूछ दिया, हो सकता है अगली बार इनिशिएटिंग कोडान पर प्रोटीन सिंथेसिस पूछे तो आप क्या कहेंगे, AUG। बोलो समझ में आया कि नहीं, यहां से ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो किससे इनहेरिटेड होता है, ये है हमें माताजी से मिलता है, ये पिताजी से मिलता है, या फिर दोनों से मिलता है, या फिर माता या फिर पिता, किससे मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ माताजी से मिलता है, ठीक है। लिखा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द टेक्निक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक है वो किसके आइडेंटिफिकेशन में प्रयोग की जाती है, डीएनए के, आरएनए के, कार्बोहाइड्रेट के, या फिर प्रोटीन के। देखो टेक्निक की बात करोगे तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है किसमें, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन ब्लॉट में, किसमें, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन ब्लॉट में। देयर आइडेंटिफिकेशन बाय यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी, इनका प्रयोग कहां पर करते हैं, यूज करते हैं किसमें, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहां पर स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रयोग करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ साउदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ साउदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इसको बोलते हैं डॉट ब्लॉटिंग। क्या कहते हैं, जो साउदर्न ब्लॉटिंग होती है, जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है, इसका एक मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन कर दिया गया है जिसको डॉट ब्लॉटिंग बोलते हैं, और इसमें जो है डीएनए या फिर आरएनए का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ब्लॉटिंग टेक्निक की बात करोगे तो 3 प्रकार की है, साउदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न, ठीक है। साउदर्न किसके लिए होती है, फॉर डीएनए के लिए, नॉर्दर्न में फॉर आरएनए के लिए, और वेस्टर्न फॉर प्रोटीन के लिए। अब डॉट ब्लॉटिंग आ जाए तो आप क्या बताएंगे, डीएनए या फिर आरएनए के लिए, दोनों के लिए। अब क्या था, आइडेंटिफिकेशन वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए, ये क्या लिखा है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए, ठीक। अरे द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन यूज के लिए सबसे पहला फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कौन था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा बनाया गया था। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन, सी है इंटरफेरॉन, डी है हेपाटाइटिस बी वैक्सीन। तो देखो मेरे भाई क्या हुआ था, 1970 में सबसे पहले अटेम्प्ट हुआ इंसुलिन बनाने के लिए, और ह्यूमन जो इंसुलिन है, जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको प्रोमोटर जीन लैक ओपेरान से प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई में डाल दिया गया। उसके बाद में क्या है, 1992 मेरे भाई, 1992 में अप्रूवल मिला, क्या है 1992 में, सॉरी 1982 में अप्रूवल मिला, किसके लिए, डायबिटीज मेलाइटस को मरीजों के देने के लिए अप्रूवल मिल गया कि इसको अब आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। और ऐसा करने वाली जो कंपनी थी, इली लिली कंपनी थी, और इसने मार्केट में ह्यूमलिन नाम से, ह्यूमन प्लस इंसुलिन का ह्यूमलिन नाम से मार्केट में ये निकाला था। और उसके बाद में मेरे भाई इंसुलिन सबसे पहले बना, फिर जीएच बना, फिर इंटरफेरॉन, फिर हेपाटाइटिस बी वैक्सीन, ऐसे सारे बनने लगे। तो सबसे पहले जो है अप्रूव किया गया था वो कौन सा था, इंसुलिन था, ठीक। जेनेटिक इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अगर जेनेटिक इम्यूनाइजेशन आप कर रहे हैं, इसमें किसका इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन, एंटीबॉडी, डीएनए या आरएनए। जेनेटिक इम्यूनाइजेशन में डीएनए जो है इन्वॉल्व होगा, ठीक है, कौन होगा, डीएनए इन्वॉल्व होगा। जेनेटिक इम्यूनाइजेशन बाय द डीएनए वैक्सीन, लिखा है इम्यून रिस्पॉन्स टू द बॉडी इज स्टिमुलेटेड बाय डीएनए मॉलिक्यूल। अगर हमें इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कराना है तो वो कौन करा पाएगा, वो डीएनए मॉलिक्यूल ही करा पाएगा। व्हाट इज द टर्म फॉर इन्फेक्शन, क्या जो है इन्फेक्शन का टर्म है, दैट आर एक्वायर्ड इनसाइड द हॉस्पिटल सेटिंग। अगर किसी को हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, वहां पर कौन सा टर्म यूज करेंगे, री इन्फेक्शन, लोकलाइज इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक। कौन सा होता है, आइए सुनिए।
देखो प्राइमरी इन्फेक्शन उसको कहते हैं, जैसे हेल्दी पर्सन था उसको इन्फेक्शन हो गया, वो क्या है, वो है प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको कहेंगे, जैसे कोई इन्फेक्टेड है उसको दोबारा इन्फेक्शन हो गया, उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन। लोकलाइज इन्फेक्शन उसको कहेंगे, जो स्पेसिफिक जगह पर इन्फेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, उसको लोकलाइज इन्फेक्शन बोलेंगे। री इन्फेक्शन उसको बोलेंगे कि सेम ऑर्गेनिज्म से बार बार, मतलब दोबारा अगर हो जा रहा है इन्फेक्शन, उसको री इन्फेक्शन बोलेंगे। नोजोकोमियल इन्फेक्शन उसको बोलते हैं, जो हॉस्पिटल के द्वारा, हॉस्पिटल में आपको इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लिखा है बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव ग्रो करते हैं एट टेम्परेचर बिटवीन 40 टू 70 डिग्री। 40 टू 70 डिग्री, 40 से 70 डिग्री के बीच में कौन से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं मीजोफिलिक, थर्मोफिलिक, हाइपरथर्मोफिलिक या साइक्रोफिलिक। ठीक, देखो मेरे भाई, जो मीजोफिलिक होते हैं वो 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ग्रो करते हैं। जो थर्मोफिलिक होते हैं 50 से 70, 80 से ऊपर वाले इनको बोलते हैं हाइपरथर्मोफिलिक बोलते हैं। और साइक्रोफिलिक जो होते हैं वो कोल्ड लविंग होते हैं, यानी ठंड में जो है उनको बढ़िया लगता है, मजा आती है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है 40 से 70, और 40 से 70 आप देखोगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्मोफिलिक। क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मीजोसोम इन बैक्टीरियल सेल। क्या फंक्शन है मीजोसोम का बैक्टीरियल सेल में, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, अभी तक जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको एज ए रिवीजन मैं आपको सारी चीजें करा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट थी, जैसे आपकी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, उनका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके आ सकते हैं। और आज ये जो आपकी क्लास आई है ये आज 23 तारीख है, 24, 25, 26, यानी अब आपके पास में 3 दिन बचते हैं। 24 तारीख है, 25 तारीख, 26 को पेपर है, 2 ही दिन बचते हैं। इन 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए, नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पेपर देने जाइएगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके लिए मैंने बता दिया कि मैथ की, रीजनिंग की आपकी मैराथन हो चुकी, वो पढ़ लीजिए। ये जो क्लास हो रही है इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि जो YouTube चैनल है उस पर एक प्लेलिस्ट है अपने, ठीक है, ये देखो अपना YouTube चैनल है। ठीक, ये अपना YouTube चैनल है मनीष भाई पटेल। इस पर देखो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, अगर आपके पास समय नहीं है, अभी जितनी भी चीजें आप पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, कुछ भी ना पढ़ा हो, ठीक, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि प्लेलिस्ट कहां गई है, ये जो प्लेलिस्ट है मेरे भाई, ये प्लेलिस्ट है, मैं आपसे कहता हूं इस प्लेलिस्ट को जरूर करके जाइएगा। LT प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, यहां पर लैब टेक्नीशियन के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके सोल्यूशन कराए हैं, 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियो को सभी के सभी लोग, जितने भी लोग हो, सब लोग इसको जरूर करके जाना, इस वाली प्लेलिस्ट को जरूर करके जाना। और ये जो आपको मैथ, रीजनिंग और ये जो आज की मैराथन है, इनको जरूर आप करके जाइएगा। उसके बाद आराम से रिलैक्स मन से पेपर को दीजिएगा, ठीक है। और जिसके पास ज्यादा समय है, जो और भी पढ़ सकता है, तो यहाँ पर आपको माइक्रो, बायो, नॉन टेक, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, इनसे पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना रिकमेंड करूंगा कि कुछ ना पढ़ना, ये 7 लेक्चर लेके जरूर जाना। ये आज की ये जो आप आज की क्लास है 1 शॉट कंप्लीट, इसको पढ़ के जाइए। और ये जो 7 लेक्चर है यानी प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन, इस पर मत जाना कि ये RRB का है, ये राजस्थान एनएचएम का है, बिल्कुल मत जाना। जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर में एक्सप्लेनेशन है उस पर जाना, बहुत ही बेहतरीन किया है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर करके जाना, फायदा मिलेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या पूछा था यहाँ पर, मीजोसोम क्या होता है, फंक्शन बैक्टीरियल सेल में। तो देखो मीजोसोम कहां पर होते हैं, कैसे होते हैं, देखो ये जो है बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, और ये देखोगे जो अंदर की लाइनिंग है बैक्टीरिया की, ये कहां पर दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे फॉर्मेशन कर लेता है, इसी को बोलते हैं मीजोसोम। क्या है, जो मीजोसोम होता है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्राइमरीली बात करोगे तो बैक्टीरिया में पाया जाता है। और इन्वेजिनेशन, यानी ये जो होता है इसके इन्वेजिनेशन से बनता है, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके इन्वेजिनेशन से बनता है इनटू द साइटोप्लाज्म। और इसका मेरे भाई काम की बात करोगे तो चाहे वो सेलुलर रिस्पायरेशन हो, सेल डिवीजन हो और स्पोर फॉर्मेशन हो, ये सभी काम करता है मीजोसोम, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिखा है अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डैश O2 टू द टिश्यू, यानी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है 5 ml O2 टिश्यू को, ठीक है। आइडेंटिफाई द रीजन ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है विच हैज नीमोटैक्सिस सेंटर, कौन नीमोटैक्सिस सेंटर दैट अल्टर द रिस्पायरेटरी रेट बाय द रिड्यूसिंग ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन देखो कौन अल्टर कर देता है रिस्पायरेटन रेट को बाय द रिड्यूसिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करके। मेनली ये पूछा गया है जो रिस्पायरेटरी सेंटर का जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, ये जो काम करता है ये रेगुलेट किसके द्वारा होता है, हमारे ब्रेन के द्वारा। ब्रेन में जो मेन पार्ट होता है मेडुला उसके द्वारा, लेकिन एक निमोटॉक्सिक सेंटर होता है, जो निमोटॉक्सिक सेंटर होता है ये कौन रेगुलेट करता है, ये पॉन्स रेगुलेट करता है। याद कैसे रखोगे, निमोटॉक्सिस पी से, ठीक। मेन कौन है, मेन मेडुला है, ठीक, और निमोटॉक्सिक सेंटर कौन होता है, पॉन्स होता है, पी से याद रखोगे, ठीक। Which hypersensitivity reaction is also known as delayed hypersensitivity, कौन, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बहुत बार पूछा गया है। Which hypersensitivity reaction also known as delayed hypersensitivity, आइए ये है टाइप 3 सॉरी टाइप 4 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इनमें से कौन से जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मैस्थीनिया ग्रेविस, ठीक, मैस्थीनिया ग्रेविस। दूसरा है रेमेटॉइड आर्थराइटिस RA, तीसरा है गाउट, चौथा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और पांचवा है SLE। तो मेरे भाई ऑटो इम्यून डिजीज वो होती हैं जो हमारी ही सेल्स, हमारी ही जो है बॉडी में इम्यून सिस्टम को पहचानने से इनकार कर देती हैं, उसको जो है अदर सेल मान लेती कि दूसरे की हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती हैं, उसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून, ठीक है। जैसे ये मैस्थीनिया ग्रेविस हो गया, ठीक। मैस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो हमारी मसल सेल होती हैं और उनका कम्युनिकेशन किससे होता है, न्यूरॉन से होता है, ये कम्युनिकेशन खराब हो जाता है और तभी आप देख रहे हो इसमें मैस्थीनिया ग्रेविस में ये देखो मसल्स का रेगुलेशन नहीं सही से होता है, किसके साथ में, ब्रेन के साथ में, यानी न्यूरॉन्स के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो ढंग से वो बात नहीं कर पाता है, उसकी मसल्स ऐसे लटकी हुई दिखती हैं आपको, तो ये दिखता है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आप जानते हैं RA, ठीक, रेमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसी कंडीशन आपको दिखने को मिलती है यहाँ पर। और RA के लिए दो टेस्ट करते हैं, एक तो RA फैक्टर करते हैं और जो किस पर बेस्ड होता है, लैटेक्स एग्लूटेशन टेस्ट पर बेस्ड होता है। ACPA दूसरा टेस्ट करते हैं, एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी चेक करते हैं, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RA हो गया। और एक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है SLE, तो यानी 3 ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गए, तो कहां पर है, ABE ओनली, 2 वाला क्या हो जाएगा, ये 2, इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। फिर मिलाने का आ गया है और ज्वाइंट से क्वेश्चन आता ही आता है, ज्वाइंट से क्वेश्चन मेरे भाई आता ही आता है। तो देखो ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गैल्डिन, ह्यूमरस कौन है, ह्यूमरस हमारी ये है, और ह्यूमरस में आप जानते हैं बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट मिलेगा, गेंद वाला, भाई गेंद वाला, ठीक, तो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गैल्डिन, ये लो मिला दिया, A का 2, ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, कट गए, ठीक। अगला मिलाओ, अगला देखो ज्वाइंट बिटवीन लिखा है, ज्वाइंट बिटवीन एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में कौन होता है, पाइवॉइड होता है। एटलस और एक्सिस हमारे इसमें पाए जाते हैं और ये जो ऐसे करते हैं चैट जो गर्दन बोलती है ऐसे ऐसे करते हैं, तो यहां से याद रखना एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवॉइड, कौन सा, पाइवॉइड पाया जाता है। सी में आईवी सी में है, तो ये मेरे भाई सही हो गया, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहीं से मिला लो ज्वाइंट बिटवीन कार्पल में कौन से होते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होते हैं। और नी ज्वाइंट आप जानते हैं, नी ज्वाइंट घुटने का ज्वाइंट, चाहे ये एल्बो ज्वाइंट हो, इसको कब्जा संधि बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट होता है। तो बी में थर्ड हो गया, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक, सारे ज्वाइंट हो गए। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ वूपिंग कफ, जो वूपिंग कफ है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। अरे यार आगे पर्ट्यूसिस लिख भी दिया है, अगर पर्ट्यूसिस लिख दिया है तो यहां से मैच कर लो, बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, बॉडीटेला पर्ट्यूसिस। आगे देखो फाइब्रस ज्वाइंट, फिर है कार्टिलेजनस ज्वाइंट, फिर है हिंज ज्वाइंट, फिर है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जो हमारा
मैं मिलाता हूं, मुझको एक ही जो आते हैं वही मिलाएंगे। बाल एंड सॉकेट जॉइंट आ रहा है, कहां पर पाए जाएंगे? बाल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल में। ये रोटेशनल मूवमेंट करा देते हैं। डी का सेकंड, डी का सेकंड, डी का सेकंड, डी का सेकंड, ये लो, डी का सेकंड सिर्फ एक में है, कोई नहीं चेक करूंगा मैं। ये 4 ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी का सेकंड सिर्फ और सिर्फ 4 वाले ऑप्शन में ही है। लेकिन आगे मिलाते हैं, आगे मिलाते हैं मेरे भाई। आगे देखो, फाइब्रस जॉइंट हमारे कहां पाए जाते हैं? फाइब्रस जॉइंट हमारे स्कल में पाए जाते हैं, और ये मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में कार्टिलेजनस जॉइंट है, ये पाए जाते हैं एडजेसेंट वर्टिब्री में। इनमें क्या होता है? लिमिटेड मूवमेंट कराते हैं। हिंज जॉइंट आप जानते हैं, कब्जा जिसको बोलते हैं, ये हिंज जॉइंट नी में पाए जाते हैं और हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, ठीक। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, कौन सा फॉलोइंग एजेंट है मेनिंजाइटिस का? कैन ग्रो ऑन चॉकलेट अगार, चॉकलेट अगार पर ग्रो करता है, ब्लड बट नॉट ऑन ब्लड अगार, जो ब्लड अगार पे ग्रो नहीं करता है, आपको बताना है। तो ये मेरे भाई कौन होता है? ये होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई इसका पहले जो है एक और नाम हुआ करता था, पेफर्स बैसिलस। क्या होता था? पेफर्स बैसिलस होता है। ये मेरे भाई ब्लड अगार पर ग्रो नहीं करता है, ये चॉकलेट अगार पर ग्रो करता है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है व्हेन द फीमेल सेल इनएक्टिव देयर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो है क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में XX, मेल में XY। तो भगवान ने क्या किया कि मेल के पास एक ही एक्स है, फीमेल के पास 2 एक्स हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया? एक एक्स को इनएक्टिवेट कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, और जो ये इनएक्टिवेट कर दिया इसी को क्या कह दिया? बार बॉडी भगवान ने कह दिया। क्या बोला इसको? इसी को बोलते हैं बार बॉडी, यानी इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड बार बॉडी। जैसे अब इसमें पूछा जाए कितनी बार बॉडी है, तो आप क्या कहोगे? इसमें एक बार बॉडी है। जैसे क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि XXX, अब इसमें पूछा जाए कितनी बार बॉडी है, तो आप क्या कहोगे? 2 बार बॉडी मैक्सिमम हो सकती हैं, क्योंकि ये भी इनएक्टिवेटेड हो जाएगी और ये भी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, वही आपको करा रहा हूं। बीन जोन्स प्रोटीन अपीयर इन यूरिन, बीन जोन्स प्रोटीन अपीयर होती है यूरिन में मल्टीपल माइलोमा के केस में, मल्टीपल माइलोमा के केस में बीन जोन्स प्रोटीन अपीयर होती है। अब लिखा है इनाकुलेटिंग लूप इज स्ट्राइल बाई, इनाकुलेटिंग लूप जो है वो स्ट्राइल किया जाता है किसके द्वारा? हॉट एयर ओवन के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, या फिर ऑटोक्लेव के द्वारा। तो इनाकुलेशन लूप जो है उसको जो है फ्लेमिंग के द्वारा, ये देखो इनाकुलेशन लूप को ऐसे आग के अंदर डाल देते हैं, फ्लेमिंग के द्वारा स्टरलाइज करते हैं, ठीक। बी ऑप्शन राइट हो गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीटीएल? एपीटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको हमको लगता है कि शायद ये पिछली एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड फ्लोबोटॉमी ट्यूब लेवलर। क्या होता है? ऑटोमेटेड फ्लोबोटॉमी ट्यूब लेवलर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनएबीएल? एनएबीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसिडरेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। NABL, नेशनल एसिडरेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, बुलेट शेप होता है, टैडपोल होता है, या फिर ब्रिक शेप होता है? बैक्टीरियोफेज आप जानते हैं ऐसा वायरस होता है जो किसको? बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, इन्फेक्ट कराता है। देखो जो स्फेरिकल शेप का है वो इन्फ्लुएंजा, यहां पर आप देख सकते हो। बुलेट शेप का कौन होता है? रेबीज वायरस होता है। टैडपोल शेप की बैक्टीरियोफेज, ये देखो टैडपोल शेप का है। और ब्रिक शेप का कैसा होता है? पॉक्स वायरस। ब्रिक शेप पूछा जाए कौन होगा? पॉक्स वायरस होगा। पॉलीहेड्रल एडेनोवायरस, स्फेरिकल इन्फ्लुएंजा, हेलिकल टीएमवी वायरस, कॉम्प्लेक्स टाइप का बैक्टीरियोफेज यानी टैडपोल टाइप का, ठीक है। आंसर लगा दिया, टैडपोल टाइप का। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक। विच फ्लूइड इज प्रेजेंट इन नी ज्वाइंट? नी ज्वाइंट में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है आपको बताना है। सीएसएफ आप जानते हैं कहां प्रेजेंट होता है? सीएसएफ आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड कहां प्रेजेंट होता है? साइनोवियल फ्लूइड आपका नी में प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड आपका जो है हार्ट के चारों ओर जो पेरिकार्डियल झिल्ली होती है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्लूरल फ्लूइड कहां होता है?
लंग्स के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसमें प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। पूछा है नी जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक, जो हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। बढ़िया क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोस्ट्रेट ग्लैंड, लिखा है पोस्ट्रेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक। इधर दिए गए हैं 3 और इधर आपको मैच कराने को कह रहा है 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैच कराइए। अब अगर आपको आता नहीं होगा एग्जैक्ट, आप गच्चा खा जाएंगे। लिखा है प्रोस्टेट ग्लैंड, म्यूकाइड सिक्रेटरी फॉर लिब्रिकेशन, फाइब्रोलाइसिन, फिर लिखा है कंट्रीब्यूट 60% ऑफ सीमेंस टोटल, कैल्शियम आयन रिलीज करती है या फ्रक्टोज। तो मेरे भाई जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो करती है फाइब्रोलाइसिन और प्लस ये होता है, ठीक, कैल्शियम आयन रिलीज करती है। तो ए में सेकंड कहाँ है, ए में सेकंड ये है, ठीक। तो यहां से बन गया, ये दो हमारे कट गए, ठीक है। तीसरा या चौथा में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक। आओ फिर लिखा है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड जो होती है मेरे भाई ये क्या करती हैं, ये करती हैं म्यूकाइड सिक्रीशन फॉर लिब्रिकेशन। बी में फर्स्ट ये है, 3 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और सी में थर्ड, हाँ ठीक है, सी में थर्ड ये भी है और ये भी है। कंट्रीब्यूट 60% ऑफ सीमेंस टोटल, जो सेमाइनल वेसिकल्स होती है जो फ्लूइड निकालती है, और फ्रक्टोज का भी सिक्रीशन यहाँ पर होता है, ठीक। तो देखो अब जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस बात को समझना। कहोगे कि 2-2 मिला दिए और ये तो सही नहीं हुआ। मेरे भाई आप ये समझो कि 5 दिए गए, 3 इधर दिए गए, जो सही है, सही तो जो मैंने मैच की वो सही है। मान लीजिए ऑप्शन में ऐसे दे देता, कोई एक ऑप्शन ऐसा होता, ए बराबर दिया होता, यहाँ पर 2 दिया था तो मैंने ए बराबर दिया होता 4, ठीक है, ए बराबर 4 दिया होता, बी बराबर सेकंड दिया होता, फर्स्ट दिया होता, और सी बराबर दे देता वी। सी बराबर क्या देता, वी। तब क्या होता, ये भी सही होता, ये भी सही होता, ठीक, इस तरीके से। तो ये चीजें जो सही है मैंने आपको बता दी। इसका जो है तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन है। आइए, पहला लिखा है गोनेरिया, जी हाँ। दूसरा है मलेरिया, जी नहीं, मलेरिया नहीं हो सकती। एड्स, मलेरिया, एड्स है, मलेरिया नहीं है, ठीक है। कैंसर नहीं मेरे भाई, कैंसर भी नहीं है। लिखा है गोनेरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्ब्स, जी, डी क्या है, राइट हो जाएगा, ठीक है। डी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर नॉट क्यूरेबल, जो ठीक नहीं हो सकती हैं। क्लेमाइडिस, सिफिलिस और जेनिटल वार्ड्स, ठीक, ये लिखा हुआ है। एचआईवी, गोनेरिया, ट्राइकोमोनेसिस, गोनेरिया, ट्राइकोमोनेसिस, हेपाटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब, हेपाटाइटिस बी और एचआईवी इंफेक्शन। डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। जो जेनिटल हर्ब्स है, हेपाटाइटिस बी है और एचआईवी इंफेक्शन है, ये क्या है, ये क्यूरेबल नहीं है। और एसटीडी का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। फिर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है वॉल्स, फिर है आइडिज, वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। ऑप्शन मैच करना है, जो आते हैं वो मिला देंगे, जो नहीं आते हैं ऑटोमेटिक मैच कर जाएंगे। 2 मिलाओ। देखो ट्यूबेक्टॉमी हमें पता है और वेसेक्टॉमी पता है। ट्यूबेक्टॉमी क्या होती है, ट्यूबेक्टॉमी होती है, कहां गया, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देना। क्या है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देना, ये है ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी क्या होती है, वेसेक्टॉमी होती है वास डिफरेंस को कट करना। तो सी में सेकंड यहां है, अरे कोई और देखना ही नहीं था, ए ऑप्शन राइट हो गया। सी में सेकंड, डी में आईवी और बी में क्या हो जाएगा, बी में होगा थर्ड, क्योंकि जो आईडीयू होते हैं ये फैगोसाइटोसिस कर देते हैं स्पर्म का यूट्रस के अंदर। उसके बाद में जो वॉल्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं, सर्विक्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर लिखा है सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में आपको बताना है कि जो हार्मोन रिलीज करते हो। तो ये हार्मोन रिलीज वाली जो है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, ये प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 होती है। कॉपर रिलीजिंग की अगर बात की जाए, कॉपर रिलीजिंग, तो ये होती है मल्टीलोड 375। कौन सी, मल्टीलोड 375, ठीक। आगे चलिए, आगे है शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। कौन सी टर्मिनल डक्ट होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम की इन द ह्यूमन मेल इज यूरेथ्रा, यूरेटर, वास डिफरेंस और वास इफ्रेंसिया।
बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो मेरे भाई, बेसिक बात इसको समझते हैं। बेसिक बात क्या है, चाहे वो यूरिन के लिए और आपके सीमन के लिए, दोनों के लिए कॉमन रास्ता पूछ रहे हैं। कोई एक कॉमन रास्ता कौन है? कॉमन रास्ता मेरे भाई है यूरेथ्रा। कौन कॉमन रास्ता कौन सा है इन दोनों रास्ते से? यूरेथ्रा। जैसे कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है, तो फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन सा था? फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन सा था? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक? 100 बार नहीं, 1000 बार बता चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है कि स्पर्म सेल के पाथवे का। इसका मैंने शॉर्ट भी डाल रखा है यूट्यूब पर। पहला शॉर्ट जो हमारा है वो इसी का है। इसमें मैंने जो है वहां पर एक कैन लगाई है, बोतल, जो एक पेप्सी का ब्रांड है 7 अप, ठीक? क्या है? 7 अप, इससे याद रखेंगे, ठीक है? 7 अप, इससे याद रख सकते हैं। देखो, पहला होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर होता है रेटी टेस्टिस, फिर होता है वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया के बाद में स्पर्म पहुंचता है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस के बाद में वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद में इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद में यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद में यूरेथ्रल मीटस कह दें या फिर पेनिस बोल दें आगे, ठीक? तो ऐसे ही देखो, एस से क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ये, फिर उसके बाद में ये दो गायब कर दिए उन्होंने, ठीक? और भी डीप में है ये। उसके बाद यहाँ पर एपिडिडाइमिस है, जो आपको याद रहे, फिर उसके बाद में वास डिफरेंस है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट आ गया, फिर एन से नन है, यू से यूरेथ्रा है और पी से क्या है? पेनिस है। तो यहां से सी ऑप्शन राइट हो गया। स्पर्म पाथवे का करेक्ट सीक्वेंस आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, द लेडिक सेल्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ। जो लेडिक सेल्स होती हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, ये किसका सिक्रीशन करती हैं? प्रोजेस्टेरॉन का करती हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकस का करती हैं, ग्लूकागॉन का करती हैं या फिर एंड्रोजन का करती हैं। लेडिक सेल्स होती हैं, आप जानते हैं लेडिक सेल्स मेल में पाई जाती हैं, ये एंड्रोजन का करती हैं। किसका सिक्रीशन करती हैं? एंड्रोजन का सिक्रीशन करती हैं। अगला है, मैच करने वाला फिर से आ गया है। किसके बारे में पूछा है? डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा है, एस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। तो देखो, आओ पता करते हैं। हम जानते हैं जो हमारी, कौन कहते हैं, जो हमारी एस्नोफिल होती हैं, एस्नोफिल किसमें रिस्पॉन्स करती हैं? ये एस्नोफिल जो होती हैं वो रिलीज करती हैं क्या? हिस्टामिन रिलीज करती हैं, ठीक है? क्या करती हैं? हिस्टामिन रिलीज करती हैं। तो ए का आर, ए का एस, ए का प्यू, ए का क्यू, 4 ऑप्शन राइट हो गया। बोलो बोलो बोलो, मैच कर लो चाहो तो। बेसोफिल क्या होती है? बेसोफिल जो होती है रिलीज करती है ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, ठीक है? फिर उसके बाद में न्यूट्रोफिल लिखा हुआ है, न्यूट्रोफिल फैगोसिटिक नेचर की होती है, लिम्फोसाइट हमारी इम्यून रिस्पॉन्स करती हैं। तो बी का एस ठीक है, सी का क्यू मिलाया है और लिम्फोसाइट हमारी इम्यून रिस्पॉन्स करती हैं, यानी 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस। कौन सी कंडीशन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस की है? मेरे भाई आपसे एक बात कहूंगा कि माता कभी भी जो है बच्चे के लिए, मतलब माता कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी, ऐसे ध्यान रखना। माता कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी कि बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। कभी माता ने, आपने माता पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता, मतलब का समझ रहे हैं इसका, ठीक? माता कभी जो है, माता कभी जो क्या है दिक्कत नहीं पहुंचाएगी बच्चे को। तो ऐसे ध्यान रखना कि मदर जो है RH निगेटिव होती है और फीटस क्या होता है? RH पॉजिटिव होता है, ये कंडीशन होती है, ठीक है? तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसी कंडीशन में, ये इस कंडीशन को ही कहते हैं आगे इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस। जब मदर जो है सेकंड बेबी कंसीव करती है, उसके बाद में चांसेस रहते हैं उसके, वो बच्चा जो है डेथ हो जाती है। अगर रोगन का जो है इंजेक्शन लगवा दिया जाए तो बच जाती है जान, ठीक है? वो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन कौन सा है? तो यहां पर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो एपिनेफ्रिन होता है वो अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन होता है। Which one of the following hormone can play significant role in osteoporosis? ऑस्टियोपोरोसिस में कौन सा हार्मोन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एल्डोस्टेरॉन, ये भी नहीं। एल्डोस्टेरॉन एंड प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन बिल्कुल भी नहीं। और पैराथायराइड हार्मोन प्रोलैक्टिन, ये भी नहीं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एस्ट्रोजन एंड पैराथायराइड हार्मोन जो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है? सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं। ए टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडोक्राइन टेम्परेरी पूछ दे तो टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? कार्पस लूटियम होती है।
कौन होती है? कार्पस लूटियम होती है। ये फीमेल में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ग्राफियन फॉलिक्यूल वहां पर, ठीक है। लिखा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, यानी जो जीएफआर होता है इन हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली, जीएफआर कितना होना चाहिए? 125 पर एमएल मिनट या 180 लीटर पर डे। कितना? 180 लीटर पर डे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट यानी जीएफआर। अब फिर डब्ल्यूबीसी से पूछ दिया है क्वेश्चन, मैच करने को कह रहा है कि परसेंटेज कितना होता है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना या फिर नो लेट मंकी ईट बनाना। सबसे ज्यादा क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल होते हैं। न्यूट्रोफिल 60 से 65%। तो सी एस सी एस सी एस सी एस सी एस, इसमें सी एस, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैं आगे मैच करूं या ना करूं सही हो जाएगा, क्योंकि देखो सी का क्यू मिला रहे हैं, सी का आर मिला रहे हैं, सी का पी मिला रहे हैं, जो कि नहीं होगा क्योंकि मैं इसमें 100% श्योर हूं। नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, न्यूट्रोफिल यहाँ 60%, लिम्फोसाइट यहाँ से आपके 20 से 25%, मोनोसाइट उससे भी कम, इस्नोफिल बेसोफिल 0.1 से 2%, बहुत मुश्किल 1-2% के आसपास पाए जाते हैं, ठीक। इस तरीके से। अब उसके बाद में क्या है? नो लॉन्गर। लॉन्गर में आप देखो लिम्फोसाइट 20 से 25% हो गए। फिर मंकी, मंकी कहां पर जाएंगे? मंकी 6 से 8% और स्नोफिल 2 से 3%, ठीक है। बैसोफिल होते 0.01 से लेकर इस रेंज में आप रखते। तो ये ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर लिखा है द फॉलोइंग फंक्शंस आर एट्रीब्यूटेड टू एचसीएल। कौन से फंक्शन एट्रीब्यूटेड है एचसीएल ऑफ द स्टमक एक्सेप्ट, छोड़कर। यानी यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 3 ऑप्शन जो हैं वो एचसीएल के काम है एग्जैक्ट, और कौन एक नहीं है वो आपको बताना है। लिखा है एक्टिवेट पेप्सिनोजन। हाँ मेरे भाई, एचसीएल जो है पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। किलिंग ऑफ द इंजेस्टेड जर्म, जो आपने जर्म्स को आपके अंदर आ गए हैं एचसीएल मारने का काम भी करता है। फिर लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इनटू द पेप्टोन्स, ठीक। फिर उसके बाद में लिखा है कन्वर्टिंग द फेरिक टू एब्जॉर्ब फेरस। देखो तो ये जो है एचसीएल क्या करता है? फेरिक टू एब्जॉर्बल फॉर्म फेरस में कन्वर्ट कराने का काम किसका है? एचसीएल का काम है। और ये जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन, ये किसका काम है? आप कमेंट में बताइएगा कि ये किसका काम है। कुछ क्वेश्चन तो काम के लिए भी दिए जाए ना, कि कौन हाइड्रोलिसिस कराता है प्रोटीन का पेप्टोन में, कौन कराता है? वो आप लोग मेरे भाई कमेंट करके बताइएगा। और ये जो तीनों काम है किसके हैं? एचसीएल के हैं। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा, आगे चलने को कुछ नहीं है। यहां पर मैंने आपको बता दिया ये 158 पेज की पीडीएफ आपको देंगे, लेकिन आपको पहले पूरी क्लास करनी है। जब इस पर 5000 से अधिक व्यूज आ जाएंगे हम क्लास को प्रोवाइड कर देंगे, इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे। तो मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, मजा आई होगी, अच्छा लगा होगा, इस क्लास को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट आप कर देंगे, उम्मीद है आपसे। लेकिन एक बात और आपसे कहेंगे कि आपने ये क्लास कर ली, उसके बाद में मैं आपसे ये कहता हूं, ये अपना YouTube चैनल है मनीष भाई पटेल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको कर लेना। काम की बात ये है आपके लिए कि यहाँ पर जो एलटी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन में मैंने 7 वीडियो कराए हैं, ये अदर एग्जाम्स के हैं, इनको जरूर करके जाना, इनको जरूर कर लेना मेरे भाई। और आपकी जो नॉन टेक्निकल की मैथ रीजनिंग की मैराथन है उसको भी जरूर कर लेना। और जब भी आप पेपर देने जाएं बेहतरीन शांत मन से, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर जाएं, जो भी होगा सब बेहतरीन और शानदार होगा, ठीक है। जो आपने मेहनत की है मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी, जितनी आपने मेहनत की है उसका फल मिलेगा। और बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएंगे, एग्जाम को बहुत ही शानदार तरीके से देंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, इस क्लास को आप लोग शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।